Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. Hope you will be fine with good health. I am Dr. Abdul Malik, PhD Pharmacology, Assistant Professor, College of Pharmacy, University of Sargodha. Today in this video of Anatomy and Histology, I will discuss about Central Nervous System, CNS, Part 1. In Part 1, I will discuss about definition, history of brain, location of the brain in the body, and other parts of the brain, spinal cord, and we will also discuss about embryology and gross anatomy. Now let us see the contents. Here are the contents, list of contents, definition, history or background, location in the body, medical embryology, gross anatomy, and further other points will be discussed in the second part. So these are very large content, so I have decided to make it in first part. Now let us start. Some facts about central nervous system. सबसे पहले हम देखेंगे कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में क्या फैक्ट्स हैं, क्या देखे गए हैं. सबसे पहले बात है न्यूरॉन्स इन ह्यूमन ब्रेन आर अबाउट 180 to 200 बिलियन. सबसे ज़्यादा न्यूरॉन्स जो है ब्रेन में पाए जाते हैं. 180 to 200 बिलियन वहाँ से रिलीज होते हैं, सारी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होते हैं. मैच्योर न्यूरॉन्स डू नॉट डिवाइड आफ्टर बर्थ एक्सेप्ट इन olfactory region and in hippocampus. If neuron divide, one will have fleeting memory. जैसे उसमें fleeting memory होती है अगर न्यूरॉन डिवाइड होता है. वैसे तो न्यूरॉन्स जो है ना एक दफ़ा जब बनते हैं उसकी डिवीजन नहीं होती बॉडी के अंदर, लेकिन न्यूरोग्लिया जो है उसकी डिवीजन आखिर में होती रहती है. तो इम्पल्स ट्रेवल्स फ्रॉम डेंड्राइट टू सेल बॉडी एंड देन इनटू एक्सॉन. ये एक पाथवे है कि एक्सॉन इम्पल्स जो है वह कैसे ट्रेवल करेगी फ्रॉम डेंड्राइट टू सेल बॉडी एंड देन इनटू द एक्सॉन. इसके बाद कंटेक्ट बिटवीन न्यूरॉन्स इज बाय कंटिग्युइटी लाइक हैंड शेक होता है. इस तरह के साथ अटैचमेंट करना, उनको शेक करना, जैसे हाथ मिलाते इसी तरह दूसरे के साथ वो कंटेक्ट करते हैं. कंटिन्यूटी नॉट बाई कंटिन्यूटी, ये कंटिन्यूटी नहीं होती, डिफरेंट एंगल से ये मिलते हैं. तो ह्यूमन हैज़ द लार्जेस्ट सेरिब्रम सो फार. सबसे बड़ा सेरिब्रम है वो ह्यूमन में पाया जाता है. एपेंडाइमल सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. एपेंडाइमल सेल जो न्यूरोग्लिया के हैं वो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनाने में हेल्प करते हैं. एस्ट्रोसाइट्स फॉर्म द ब्लड ब्रेन बैरियर. जो ब्लड ब्रेन बैरियर है उसमें एस्ट्रोसाइट्स जो न्यूरोग्लिया जो सपोर्टिंग सेल्स हैं उनमें ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं. तो आगे देखते हैं इंट्रोडक्शन. सबसे पहला हमारा पॉइंट है इंट्रोडक्शन का. नर्वस सिस्टम इज चीफ कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम ऑफ द बॉडी. ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कि बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है, वेरी कम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ द बॉडी, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज चीफ कंट्रोलिंग, सबसे बड़ा कंट्रोल करने वाला सारी बॉडी को, होम्योस्टेसिस को, बॉडी के सब एक पार्ट को, सिस्टम को कंट्रोल करने वाला नर्वस सिस्टम है, जिसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है, वो आगे डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन में. एंड कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम ऑफ द बॉडी, कोऑर्डिनेट करने में यानी एक होम्योस्टेसिस में, मेंटेन करने में और किसी भी जगह पे जाने में, कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करता है. इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर जजमेंट. एक ये देखता है, जजमेंट करता है किसी भी चीज़ को, और इंटेलिजेंस भी करने में हेल्प करता है. मेमोरी जो है बनाने में हेल्प करता है, याददाश्त तो बनती है, ये भी इसी का पार्ट है. नर्वस सिस्टम इज हाईली इवॉल्व्ड एट द कॉस्ट ऑफ रीजनरेशन. इसमें रीजनरेशन जो प्रोसेस है वो हो सकता है. इट इज़ द मोस्ट कम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ द बॉडी. इट एडजस्ट्स द बॉडी टू सराउंडिंग्स एंड रेगुलेट्स ऑल बॉडीली एक्टिविटीज़ बोथ वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी. तो ये दो कंट्रोल होते हैं. वॉलंटरी अपनी मर्जी से हम कंट्रोल करते हैं, इनवॉलंटरी जो ऑटोमेटिकली बॉडी के अंदर सिस्टम चल रहे हैं, जैसे हमारा हार्ट बीट कर रहा है, जैसे डायफ्राम जो है वो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हेल्प कर रहा है, और इसी तरह जो अदर यूरिनरी ट्रैक्ट चीज़ें हैं, टिश्यूज़ हैं, वहाँ पे लंग्स है, हार्ट है. तो ये सारे जो सिस्टम है, विसरल ऑर्गन है, वो इनवॉलंटरी काम कर रहे हैं, उसको ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा है. The sensory part of the nervous system collects information from surroundings and helps in gaining knowledge and experience, whereas motor part is responsible for responses of the body.
तो ये दो सिस्टम में पार्ट है, एक सेंसरी पार्ट जिसे हम कहते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, जिसमें सेंस जो है बॉडी की, टच है, मुख्तलिफ सेंसरी ऑर्गन्स हैं, आई की जो विजुअल सेंस है, इसी तरह ईयर की, कान की जो साउंड की सेंस है, इसी तरह स्मेल की सेंस जो है, ऑल्फैक्टरी नर्व जो है सबसे फास्टेस्ट नर्व है, वो हमें बताती है इंफॉर्मेशन, ब्रेन उसको लेके बताता है सराउंडिंग से क्या क्या चीज़ें हो रही, महसूस हो रही, डर, खौफ, किसी भी चीज़ को ये महसूस करता है। एंड हेल्प्स इन गेनिंग नॉलेज, इस तरह हमें एक्सपीरियंस गेन होता है, नॉलेज गेन होता है एंड एक्सपीरियंस। वेयर एज दूसरा जो पार्ट इसका है मोटर एक्टिविटी का, वो उसको सेफ्टी करता है, इसको बचाता है, उसकी रिस्पॉन्सेज जो है उसको रिप्लाई करता है बेसिकली, कि अगर कोई चीज़ डर है, खौफ है, कोई आता है तो आवाज़ आती है, खाने के अगर इंटरेस्ट है तो स्मेल आती है। तो ये सारा जो फंक्शन है वो नर्वस सिस्टम का है बेसिकली, वेरी इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन है इसका। इसके बाद है एवरेज वेट ऑफ द अडल्ट ब्रेन इज इन एयर इज 1500 ग्राम, 1500 ग्राम जो उसका वेट होता है। सिंस ब्रेन फ्लोट्स इन सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड, सीएसएफ में फ्लोट करता है, तो उसका वजन तकरीबन 50 ग्राम महसूस होता है और ये कंफर्टेबल है, बंदा इसको कैरी कर सकता है। अगर सीएसएफ फ्लूइड यहाँ पे ना हो तो फिर उसका जो वज़न होगा 150 ग्राम जो है, 1500 ग्राम है, 1.5 केजी के बराबर इसका वज़न होगा। तो लिहाजा ये कंफर्टेबल इसको करता है, सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड कुशन का काम करता है और इसको फ्लोट करवाता है। देयर आर अबाउट 130 बिलियन न्यूरॉन्स इन एन अडल्ट ब्रेन, वेरी रिच, यानी 130 बिलियन आप अंदाज़ा लगा लें न्यूरॉन्स इसमें मौजूद होते हैं। तो अब हम देखते हैं लोकेशन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम के सीएनएस जो है वो कहाँ पे लोकेट करता है, कहाँ पाया जाता है बेसिकली पार्ट। इसमें जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इंक्लूड्स नर्व्स इन द ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड्स, जो नर्व्स हैं स्पाइनल कार्ड और ब्रेन से निकलती हैं वो मेजर पार्ट्स हैं। इसकी लोकेशन जो है वो पाई जाती है, ब्रेन सबसे ऊपर पार्ट है, स्कल में पाया जाता है। इट इज सेफली कंटेन्ड विद इन स्कल एंड वर्टिब्रल कैनाल ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। सबसे पहले देखिए हम बात करें स्कल की, उसमें ब्रेन होता है और वर्टिब्रल कैनाल में जो है स्पाइनल कॉर्ड होती है ऑफ द स्पाइन, क्योंकि ये प्रोटेक्टिव है। ऑल ऑफ द अदर नर्व्स इन बॉडी आर पार्ट ऑफ पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो बॉडी के अदर पार्ट्स में नर्व्स जाती हैं उसे हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं और इससे आगे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की डेरिवेशंस होती है। तो लिहाजा पार्ट ऑफ द स्कल वेयर द ब्रेन सिट्स इज कॉल्ड क्रेनियम, जहाँ पे ब्रेन पाया जाता है, मौजूद होता है और एक कवर्ड है, ऊपर से सख्त किस्म का स्कल है, यानी बॉडी का जो उसको कवर करता है, प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम इंजरी, सबसे क्रिटिकल जो पॉइंट है ब्रेन, तो उसमें ये इसको प्रोटेक्टिव इफेक्ट रखता है। द बेस और लोअर पार्ट ऑफ ब्रेन इज कनेक्टेड टू स्पाइनल कार्ड, तो इसका जो लोअर पार्ट है वो स्पाइनल कार्ड पर मुश्तमिल है। तो पहला ऊपर वाला पार्ट है ब्रेन, वो क्रेनियम में मौजूद होता है, एक कैविटी है, बोन की बनी होती है कैविटी उसके अंदर, और जो स्पाइनल जो ब्रेन है ये नर्वस टिश्यू है बेसिकली, ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड आर नर्वस टिश्यू। Together, the brain and spinal cord are known as CNS. Many nerves and electrical signals to and from the brain and spinal cord जो है वो एंटर हो सकते हैं और जाते हैं, आते जाते रहते हैं, क्योंकि सेंसरी और मोटर एक्टिविटी ये करते रहते हैं। यहाँ पे थोड़े से पार्ट्स देखेंगे कौन कौन से जो है, अगर देखा जाए ब्रेन को, ऊपर से स्कल है, कार्पस कैलोसम है यहाँ पे, इसके बाद प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, ऊपर वाले जो पोर्शन जहाँ पे जराई और सल्कस नजर आ रही है। इसके बाद राइट हेमिस्फेयर है, इधर लेफ्ट होगा। इसके बाद नियो कॉर्टेक्स है, ये वाला जो पोर्शन ऊपर वाला कॉर्टेक्स कहलाता है, नियो कॉर्टेक्स, एलो कॉर्टेक्स, दो टाइप्स हैं इसकी हिस्टोलॉजिकली अगर देखा जाए। इसके बाद बेजल गैंग्लिया है यहाँ पे, लेफ्ट हेमिस्फेयर है। इसके बाद सेरिबेलम है, ये पीछे वाला जो पार्ट है। हिप्पोकैम्पस है जो इम्पोर्टेंट है हमारी मेमोरी में और बाकी फंक्शन में इन्वॉल्व है। ब्रेन स्टेम है जिसमें मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला ऑब्लिंगेटा शामिल है। इसके बाद जो है एमेग्डिला है, ये भी पार्ट है इसका, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है। और पिट्यूटरी ग्लैंड इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ग्लैंड इन दी ब्रेन, जो मास्टर ग्लैंड जिसे हम कहते हैं। दीज आर सम फंक्शंस या उसके मेजर जो पार्ट्स हैं। इसके बाद हम देखते हैं राइट एंड लेफ्ट जो ब्रेन है उनके क्या फंक्शंस होते हैं। राइट और लेफ्ट ब्रेन के खास तौर पे देख लें कि आर्ट अवेयरनेस, क्रिएटिविटी, यानी राइट वाला जो है ब्रेन वो लेफ्ट साइड को कंट्रोल करेगा, लेफ्ट वाला राइट साइड को कंट्रोल करेगा। ये सेरिब्रम जो मेन पार्ट ऑफ द ब्रेन है, सबसे ज़्यादा जो 85% पाया जाता है वो सेरिब्रम कहलाता है।
तो इसमें जो इमेजिनेशन है, इंट्यूशन है, इसके बाद इंसाइट है, होलिस्टिक थॉट है, म्यूजिक अवेयरनेस है, 3D फॉर्म्स हैं, लेफ्ट हैंड कंट्रोल ये करता है। इसके बाद लेफ्ट ब्रेन को देखें फंक्शन क्या है, एनालिटिक थॉट है, लॉजिक है, लैंग्वेज है, रीजनिंग है, साइंस एंड मैथ की जो इंफॉर्मेशन है ये कलेक्ट करेगा, रिटर्न जो आप करते हैं, राइटिंग करते हैं, उसका काम करेगा, नंबर स्किल्स, और राइट हैंड इसको कंट्रोल करता है, राइट हैंड को ये कंट्रोल करेगा। इसके बाद सेरिब्रम एक्ट एज कंट्रालेटरल, यानी लेफ्ट वाला राइट को, राइट वाला लेफ्ट को, उसे कंट्रालेटरल कहते हैं। वाइल सेरिबेलम जो है एक्ट एज इप्सिलेटरल इन एक्शन। ये एक आपके लिए इंफॉर्मेशन है कि वो सेरिब्रम और सेरिब्रम क्योंकि लफ्ज मिलते जुलते हैं सेम, तो ये दोनों का जो फंक्शन है वो डिफरेंट होता है ब्रेन में। इसके बाद एम्ब्रियोलॉजी की बात करें, एम्ब्रियोलॉजी की कि डेवलपमेंटल जो इसकी है, डेवलपमेंटल स्टेज पे कैसे सीएनएस बनता है, कहाँ से बनता है, तो यहाँ पे हम बात करेंगे एनाटॉमी की। सीएनएस अराइज फ्रॉम एक्टोडर्म। तो 3 मेजर डर्म्स होती हैं एम्ब्रियो की, एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म। तो इसमें एक्टोडर्म जो आउटर मोस्ट लेयर है उससे बनता है सीएनएस, लेकिन कुछ पार्ट है लाइक मैक्रोग्लिया है वो एंडोडर्म, मेसोडर्म से बनता है और वो बोन मैरो से ट्रैवल करके ब्रेन की तरफ चला जाता है। ये कुछ कंट्रोवर्सी है उसके बारे में, माइक्रोग्लिया के जो फेगोसिटिक इफेक्ट करता है और सपोर्टिंग सेल्स है इन दी ब्रेन, तो उसके बारे में बात होगी आगे। इसके बाद फ्रॉम थर्ड वीक न्यूरल प्लेट स्टार्ट फॉर्मिंग विच इज डॉर्सल मिडलाइन थिकनिंग ऑफ द एक्टोडर्म ओवरलाइंग द नोटोकॉर्ड। न्यूरो एक्टोडर्म से कहा जाता है क्योंकि न्यूरॉन को बना रहा होता है, नर्वस टिश्यू को बना रहा होता है, तो इस वजह से इसको हम न्यूरो एक्टोडर्म कहेंगे। Neural folds are elevated lateral margins of the neural plate. They are on each side of the longitudinal midline. Neural tube is formed from apposition. ये apposition वाला नहीं है, A वाला है. And few of the neural folds which seal the neural groove and create the tube. ये एक neural tube formation का तरीका बता रहे हैं कि opposition तरीके से एक दूसरे के वो होंगे, फिर इनकी fusion होगी neural tube की फोल्ड्स की शक्ल में, विच सील न्यूरल ग्रूव बनाते हैं और उसमें एक ट्यूब को बना लेते हैं कवर करके, जो कि आगे हमारे यहाँ पे काम आएगी। तो यहाँ पे हम देखें अगर एक्टोडर्म से जो है क्या क्या चीज़ें बनती हैं, थोड़ा सा लार्ज करके मैं आपको दिखा देता हूँ। थिकन्स टू बिकम न्यूरल ट्यूब, इसमें न्यूरल फोल्ड्स राइज एंड फ्यूज टू फॉर्म न्यूरल ट्यूब। इसके बाद जो है न्यूरल प्लेट के बाद न्यूरल ट्यूब बने, फिर प्रोजेंसेफलॉन, मेसेंसेफलॉन और रम्बेनसेफलॉन 3 मेजर जो है इनके पार्ट्स बनेंगे। प्राइमरी ब्रेन वेसिकल्स बनेंगे। इसके बाद सेकेंडरी ब्रेन वेसिकल्स में टेलेंसेफलॉन, सेरेब्रल कॉर्टेक्स एंड बेसल न्यूक्लियाई आर फाउंड इन टेलेंसेफलॉन। सेरेब्रम भी इसमें पाया जाता है। डायंसेफलॉन में थैलेमाई होता है, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, एपिथैलेमस, सबथैलेमस, तो ये इनके बारे में आ जाता है। इसके बाद मेसेंसेफलॉन के बारे में देखा जाए तो मेसेंसेफलॉन इज मिड ब्रेन, सुपीरियर कोलिकुलाई, इंफीरियर कोलिकुलाई जो है इनके पार्ट्स है मिड ब्रेन के, टेगमेंटम है और टेक्टम है, तो ये क्रस सेरिब्राई है, ये भी इनके पार्ट्स हैं। इसके बाद पोन्स सेरिब्रम है, मेटेंसेफलॉन, रम्बन, इसमें से जो मेसेंसेफलॉन है, मेसेंसेफलॉन है और ये मिड ब्रेन है। इसके बाद अगर रम्बेनसेफलॉन की बात करें, मेटेंसेफलॉन, पोन्स एंड सेरिब्रम है, सेरिबेलम। इसके बाद जो है रम्बेनसेफलॉन में माइलेंसेफलॉन है जिसमें मेडुला ओब्लांगेटा जो इसमें शामिल है। इसके बाद अगर स्पाइनल कार्ड देखा जाए तो फोरामेन मैग्नम से स्पाइनल कार्ड बनती है। फोरामेन मैग्नम से स्पाइनल कार्ड का जो ओपनिंग होती है जहाँ से स्पाइनल कार्ड जा रही है ब्रेन से, उसको कहा जाता है फोरामेन ओपनिंग है मैग्नम, तो ये याद रखें, वेरी इंपॉर्टेंट। स्पाइनल कार्ड में देखा जाए तो एलर प्लेट होती है, बेसल प्लेट होती है, डॉर्सल पोस्टीरियर हार्न बनाती है जो सेंसरी होती है पोस्टीरियर हार्न, और वेंट्रल हार्न जो बनता है वो इंटीरियर होता है और वो मोटर एक्टिविटी करेगा। स्पाइनल कार्ड को भी इन्होंने डिवाइड किया, वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है न्यूरल क्रेस्ट इज टिश्यू लेफ्ट आउट व्हेन न्यूरल ट्यूब फॉर्म्स माइग्रेट टू फॉर्म डॉर्सल पोस्टीरियर रूट गैंग्लिया, इंटेरिक प्लेक्साई और क्रोमाफिन सेल्स ऑफ मेडुला और मेलेनोसाइट्स ऑफ द स्किन, ये बनाने में हेल्प करेगा। तो मल्टीपल थिंग्स आर देयर। तो आगे हम देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट हमारा पोर्शन है ग्रॉस एनाटॉमी का, वेरी इंपॉर्टेंट। ये पोर्शन सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे बड़ा है यहाँ पे, तो इस वजह से इसका स्ट्रेंथ भी, टाइमिंग भी ज़्यादा होगी क्योंकि लेक्चर है, इसको
प्रॉपरली अगर हम नहीं समझेंगे विद द हेल्प ऑफ फिगर तो फिर हमें लेक्चर देने का कोई फ़ायदा नहीं। तो ये क्योंकि एनाटॉमी ऐसा सब्जेक्ट है बगैर फिगर के हम समझा नहीं सकते, तो इसलिए हमें यहाँ पे फिगर्स को दिखाना होता है क्लियरली हर चीज़ को। CNS कंसिस्ट ऑफ मेजर कंपोनेंट्स ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ये ऑलरेडी वी नो। ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्व्स जो है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से आगे जाती हैं, जो पेरिफेरल सेंट्रल नर्वस सिस्टम से पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जाती हैं उसको कहा जाता है। इसमें भी हम देख लेते हैं इंट्रोडक्शन तो ब्रेन है पहले नंबर पे कि ब्रेन में क्या क्या चीज़ें पाई जा रही हैं। इसमें आपको पहले बता चुका हूँ, सल्कस हम कहते हैं या सल्काई कहते हैं। सल्कस इज द सिंगुलर फॉर्म, सल्काई इज द प्लूरल फॉर्म। ये डिप्रेशन को कहते हैं। ये देखें डिप्रेशन नजर आ रही है, यानी थोड़े से जो है डिप्रेशन अगर हो, ये एलिवेशन है। फॉर एग्जाम्पल ये एलिवेशन है, जेराई कहते हैं, जेराई कहते हैं या फिर इसको जेरस कहते हैं। इसके बाद ये सेरिब्रम है पूरा होल ब्रेन का। इसके बाद फिशर्स होते हैं डीप, यानी सल्कस जब ज़्यादा मिल जाए, डीप अगर सल्काई चली जाए तो वो फिशर बना देती है। सल्काई अगर डीपर चली जाए, बड़ी हूँ, तो उसे फिशर कहते हैं। इसके बाद ये देखें डायनसेफ्लॉन है, ये वाला पोर्शन थैलेमस और हाइपोथैलेमस इसमें पाया जाता है। फिर मिड ब्रेन है, ये वाला मिड ब्रेन है, थोड़ा सा पोर्शन है तो जो कनेक्ट करता है फोर ब्रेन को हाइड ब्रेन के साथ कनेक्ट करता है, मिड ब्रेन है। इसके बाद मेडुला ऑब्लांगेटा है, ये छोटी सी जो ब्रिज लाइक पॉन्स, इसको ब्रिज कहा जाता है और ये मेडुला ऑब्लांगेटा है। इसके बाद सेरिबेलम है, ये लास्ट में देखें दो हिस्से इसके बनते हैं और ये नीचे जो है स्पाइनल कॉर्ड है। तो ये चीज़ें क्लियर कर लें कि हमारे पास ब्रेन की क्या क्या चीज़ें हैं, फिशर, सल्काई, जेराई और जेरस, इनको क्या कहते हैं। तो थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी यहाँ पे मैंने यूज़ की है। नेक्स्ट वी गो टू द क्लासिफिकेशन ऑफ द CNS। सबसे इम्पोर्टेंट जो क्लासिफिकेशन है, अगर ये समझ आपको आ जाती है तो आप आसानी से लर्न कर सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसके अंदर मौजूद हैं। देखते हैं नर्वस सिस्टम है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम कंटेनिंग ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कंटेन इफरेंट और एफरेंट नर्व्स इसमें होती हैं। इफरेंट जो है मोटर नर्व्स कहती हैं, बेसिकली कहलाई जाती है। उसके अंदर भी सब डिवीजन है, उसमें सोमैटिक नर्वस सिस्टम है जो डायरेक्ट सोमैटिक वॉलंटरी कंट्रोल करता है बॉडी को, जैसे निकोटिनिक रिसेप्टर्स आर प्रेजेंट इन दी स्केलेटल मसल्स, उनको ये कंट्रोल करेगा। और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी के जो विसरल ऑर्गन्स हैं, खासतौर पे हार्ट है, लंग्स हैं, इसमें यूरिनरी ब्लैडर है, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, तो मल्टीपल अदर ऑर्गन्स आर आल्सो देयर, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उनको ये कंट्रोल करते हैं, ऑटोमेटिकली ये कंट्रोल करता है। इसके बाद इसकी भी सब डिवीजन अगर देखा जाए तो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक होती है। फिर एक और सिस्टम भी आता है जिसमें इंटेरिक नर्वस सिस्टम हम कहते हैं, जिसमें हमारे पास जो स्टमक का, इंटेस्टाइन का, डाइजेस्टिव सिस्टम का जो सिस्टम होता है, क्योंकि उसको भी सेकंड ब्रेन ऑफ द बॉडी कहा जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो लिहाजा वहाँ पे भी नर्वस टिश्यू और नर्व्स बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं। तो लिहाजा नेक्स्ट हम देखते हैं टेबल 1 पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। इसमें कौन कौन से पार्ट हैं, पार्ट्स में देखेंगे। फोर ब्रेन है, इसको और से आप देखें, इसकी सब डिवीजन क्या है, उसकी कैविटी क्या है, ये तीनों चीज़ें यहाँ पे आपको बताई जाएंगी। क्लियर आप कर लें ताकि आपको डिवीजन का पता हो ब्रेन की क्या क्या है। फोर ब्रेन जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, सामने वाले ब्रेन को कहा जाता है, सामने वाला जो फोर ब्रेन कहलाता है, फोर हेड जैसे हम कहते हैं, तो ये प्रोजेंसेफ्लॉन उसे कहा जाता है। एम्ब्रियोलॉजिकली इसका नाम है प्रोजेंसेफ्लॉन। सब डिवीजन में इनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, टैलेंसेफ्लॉन, सेरिब्रम जिसे कहा जाता है, सेरिब्रम भी दो हिस्से में मुश्तमिल होता है, राइट सेरिब्रम और लेफ्ट सेरिब्रल हेमिस्फीयर उसे कहा जाता है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ब्रेन का हिस्सा है। 85% ऑफ द ब्रेन का जो है सेरिब्रम होता है, मेड अप ऑफ 2 cerebral hemispheres and the median part of the front in front of the interventricular foramen। इंटरवेंट्रिकुलर जो फोरामेन है उनके दरमियान ये पाया जाता है, मीडियम साइड पे पाया जाता है। उनकी कैविटी जो है लेटरल वेंट्रिकल है और ये 2 n क्वांटिटी होती है। ये मैं आपको बता दूं, 2 लेटरल वेंट्रिकल्स आते हैं, यानी एक राइट साइड पे एक लेफ्ट साइड पे आपकी बॉडी होता है, इसलिए लेटरल वेंट्रिकल इसे कहते हैं। डायनसेफ्लॉन सेकंड पार्ट है सब डिवीजन में देखा जाए तो थैलेमेनसेफ्लॉन, थैलेमस यानी इसमें आ जाता है, सैलेमस वाले सारे पार्ट इसमें आ जाते हैं। हिडन बाय सेरिब्रम कंसिस्ट्स ऑफ थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मेटाथैलेमस इंक्लूडिंग द मीडियल एंड लेटरल जेनिकुलेट बॉडीज। ये भी आप थोड़ा सा इसके बारे में देख लें। एपिथैलेमस इंक्लूडिंग द पीनियल बॉडी, हैवी न्यूक्लियर ट्राइकोन एंड पोस्टीरियर कमीशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट इनके सब पार्ट हैं। पीनियल ग्लैंड जिसमें आपको पता है मेलाटोनिन होती है और ये सर्केडियन रिदम को कंट्रोल करता है, हम जो जागते हैं, उठते हैं, सोते हैं, उसको कंट्रोल करता है।
हैवी न्यूक्लियर ट्राइगोन भी इसी का पार्ट है, कमीशर जो इनकी अटैचमेंट करवाते हैं, सब थैलेमस भी होता है, इसके बाद एपिथैलेमस भी है, ये पहले बात कर चुके हैं। इसके बाद मिड ब्रेन की अगर हम बात करें तो उसमें मीजनसेफलॉन कहा जाता है, मेजन मिड को कहा जाता है, दरमियान वाले को। क्रस सेरिब्राई है, सबस्टेंशियल नाइग्रा है जो पार्किंसन डिजीज में इन्वॉल्व होता है। इसके बाद हमारे पास टेगमेंटम है एंड टेक्टम है फ्रॉम बिफोर सेरिब्रल एक्वेडक्ट बैकवर्ड्स। तो इसमें सेरिब्रल एक्वेडक्ट्स होती है, वेंट्रिकल इतनी बड़ी कैविटी नहीं होती, यहाँ से गुजर के जाते हैं, एक पाथ होता है। ये यहाँ पे जो थर्ड वेंट्रिकल होता है, ये डायनसेफलॉन में, सॉरी यहाँ पे नहीं बताया मैंने। इसके बाद यहाँ पे जो होती है सेरिब्रल एक्वेडक्ट, याद रखें ये कैविटी नहीं होती लेकिन एक रास्ता होता है, पाथवे होता है जहाँ से ये गुजरता है, यानी जो ये CSF गुजरता है उसे सेरिब्रल एक्वेडक्ट कहा जाता है। इसके बाद हाइड ब्रेन की अगर हम बात करें, रम्बेनसेफलॉन, मेटेनसेफलॉन मेड अप ऑफ बोन्स एंड सेरिबेलम, माइलेनसेफलॉन एंड मेडुला ऑब्लांगेटा, ये फोर्थ वेंट्रिकल यहाँ पे मौजूद होता है। और ये नीचे जो वेंट्रिकल है स्पाइनल कॉर्ड की तरफ भी जाते हैं तो वहाँ पे भी होते हैं। तो मेटेनसेफलॉन मेड अप ऑफ बोन्स एंड सेरिबेलम, माइलेनसेफलॉन जो है मेडुला ऑब्लांगेटा पर मुश्तमिल है। तो यहाँ पे आप फिगर से गौर से देखें तो आपको सारी चीज़ें नज़र आएंगी। हमने जो भी बातें की हैं, सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, ऊपर वाला जो इसका कॉर्टेक्स होता है, और इनर जो होता है वो ग्रे मैटर, वाइट मैटर की जब बात करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। सेरिब्रल कॉर्टेक्स जो है वो आउटर मोस्ट पोर्शन को कहा जाता है, लेयर को कहा जाता है। इनर जो लेयर होती है वो मेडुला कहलाती है। यहाँ पे भी यहाँ पे कॉर्टेक्स है, बहुत बारीक लेयर होती है जो उसकी कवरिंग होती है, ब्रेन कंपोनेंट है। ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, बेसल न्यूक्लियाई है, ये वाला जो कलर है दिखाया गया है, और लेटरल टू थैलेमस ये मौजूद होते हैं। इसके बाद थैलेमस है, मीडियल थैलेमस है, इसमें पिट्यूटरी ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस है, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इसके बाद सेरिबेलम है, सेरिबेलम जैसे लीफ लाइक ट्री लाइक स्ट्रक्चर ये नज़र आ रहा है, दो हिस्से होते हैं इसके, वर्मेस के साथ ये अटैचमेंट होती है। इसके बाद हम बात करेंगे ब्रेन स्टेम की। ब्रेन स्टेम में जो होता है मिड ब्रेन, पोन्स, मेडुला ऑब्लांगेटा होता है। ये आप क्लियर कर लें फिगर से, आपको आसानी से समझ आ जाएगी ब्रेन स्टेम में क्या क्या चीज़ें हैं। इसके बाद हमारे पास लास्ट पोर्शन है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो एंड होती है L1, जो है L1 और L2 के दरमियान जो है वो एडल्ट स्टेज में ख़त्म हो जाती है, रोक जाती है। उसके बाद जो है वो वहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड नहीं होगी। तो लिहाजा इसके बाद नर्वस टिश्यू की अगर हम बात करें, हिस्टोलॉजी भी ये डिस्कस करेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा जिक्र किया गया है। टू प्रिंसिपल सेल टाइप्स ऑफ नर्वस टिश्यू आर न्यूरॉन्स, excitable cells that transmit electrical signals, neuroglia supporting cells of the nervous system। इसमें फंक्शन क्या है, सेंसरी एफरेंट उन्हें कहा जाता है। सेंसरी को हमेशा एफरेंट याद रखें। सेंसरी जो होगा, हम सिर्फ सेंस को, टच को, स्मेल को, जो भी हमारी सेंसेस हैं 4-5, उनको, टेस्ट की सेंस है, सेंसरी है। ये ब्रेन को बताएगा कि ये ठीक है या कोई अच्छी चीज़ है या नहीं है, टेस्ट इसका क्या है, स्मेल इसकी क्या है। तो लिहाजा मोटर होती है ईफ्रेंट, जो हम हाथ से किसी चीज़ को रोकते हैं, किसी चीज़ को निकालते हैं, रिफ्लेक्सेस हैं, उसमें एफ्रेंट होती है। ईफ्रेंट जो है मोटर एक्टिविटी, कैरी इम्पल्स अवे फ्रॉम द सीएनएस से अवे जो जा रहे होते हैं, यानी हम जैसे कहते हैं किसी चीज़ को हटा लें, अगर कांटा चुभता है तो फौरी उनको निकाल लेते हैं, रोक जाते हैं या भाग जाते हैं, किसी भी रीज़न से मोटर एक्टिविटी ऐसा है, क्योंकि इसमें मोटर जो है हमारी मूवमेंट हो रही होती है, कोई एक्टिविटी हम कर रहे होते हैं। इंटरन्यूरॉन्स वो है, एसोसिएशन न्यूरॉन्स कहा जाता है। शटल सिग्नल थ्रू सीएनएस पाथवे, यानी उसमें कुछ सेंसरी और मोटर एक्टिविटीज़ पाई जाती हैं, दोनों की पाई जाती है। इसमें देखें हम न्यूरॉन क्लासिफिकेशन अगर करें, रिसेप्टर्स हैं उनके यहाँ पे दिखाए गए हैं, इफेक्टर ऑर्गन्स हैं जिनके साथ वो इफेक्ट करते हैं। इसके बाद पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में एफरेंट फाइबर्स होते हैं, ईफ्रेंट फाइबर्स होते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में यहाँ पे आप देख लें, यहाँ से इंटरन्यूरॉन, सोमैटिक, मोटर न्यूरॉन, विसरल न्यूरॉन, ये 3 किस्म के जो न्यूरॉन्स हैं वो एक्ट करते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम से डायरेक्ट जो यहाँ पे इंटेरोसेप्टर्स होते हैं, एक्सटीरोसेप्टर्स होते हैं, प्रोप्रियोसेप्टर्स होते हैं जो हमारे इनके टच के हैं या अदर जो बैलेंस के हैं वो कंट्रोल, या प्रेशर के हैं वो कंट्रोल करते हैं सेंसरी न्यूरॉन्स पेरिफेरल गैंग्लिया में। इसके बाद ईफ्रेंट फाइबर्स हैं, ये एफ्रेंट फाइबर्स थे जो इन्फॉर्मेशन ब्रेन की तरफ लेके आते हैं, और ये जो ब्रेन है उसको सोमैटिक मोटर न्यूरॉन इधर स्केलेटल मसल को स्टिमुलेट करता है कि इस चीज़ को हटाया जाए। यानी हमारे लिम्ब्स हैं, हमारे स्केलेटल मसल्स हैं, हमारी बोन्स हैं,
ये जो काम कर रहे हैं वो स्केलेटल मसल के साथ जो होते हैं उसको कहा जाता है इफरेंट फाइबर्स। इफरेंट जो है ये लेके आ रहे हैं इंफॉर्मेशन ब्रेन की तरफ, और पेरिफेरल नर्व्स लेके आ रही हैं। इसके बाद यहाँ हमने दे दिया इसको, ये इफरेंट है। अगर हमारे पास विसरल मोटर न्यूरॉन्स हैं, सीएनएस में चले जाते हैं, तो उसका क्या फंक्शन होगा? प्री गैंग्लियनिक फाइबर्स होते हैं, इसके बाद विसरल मोटर न्यूरॉन्स एंड पेरिफेरल मोटर गैंग्लिया यानी ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का इधर रोल है। पोस्ट गैंग्लियनिक फाइबर्स होते हैं उसके, फिर ये स्मूथ मसल्स पे इफेक्ट करते हैं, ग्लैंड्स पे इफेक्ट करते हैं, कार्डियक मसल पे करते हैं, एडिपोज टिश्यू पे करते हैं। ये विसरल इफेक्टर सेल्स हैं जहाँ पे टर्मिनली जाके ये रिसेप्टर्स या न्यूरोट्रांसमीटर अफेक्ट करते हैं और उनकी एक्टिविटी को चेंज करते हैं। ये समझना बहुत ज़रूरी है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में भी इसको देखेंगे हम। तो अब यहाँ पे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन देखा जाए तो क्या चीज़ों पर मुश्तमिल है। एक तो डेंड्राइट्स होते हैं, न्यूक्लियस होता है इसमें, और सेल बॉडी होती है, ये सेल बॉडी या सोमा कहा जाता है। इसके बाद माइलिन शीथ बनती है, यहाँ पे एक्सॉन्स होते हैं, ये जो ट्रैवल कर रहे होते हैं एक्सॉन है, फिर एक्सॉन टर्मिनल है। तो ये एक डेंड्राइट्स हैं, एक्सॉन्स हैं, इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो है ट्रांसफर होती है, न्यूरोट्रांसमीटर है, ये रिलीज होते हैं, जो एक्शन पोटेंशियल होती है। और कोई भी जो एक्शंस हैं वो हो सकते हैं, मोटर भी हो सकता है जो हमारी बॉडी में हो सकते हैं। तो एक्शन पोटेंशियल के बारे में देखेंगे आगे। तो यहाँ पे हमारे पास टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स हैं, टाइप्स इनकी मुख्तलिफ होती हैं। इसमें सीडो यूनिपोलर हो सकता है, सीडो यूनिपोलर है, एक सीधा जा रहा है लेकिन यहाँ पे एक और सोमा भी बन रही। तो पेरिफेरल डेंड्रॉन्स हैं। फिर बाइपोलर भी हो सकते हैं, दो पोल होते हैं, इधर से भी एक्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी एक्सॉन पे एक्ट कर सकते हैं। फिर होते हैं मल्टीपोलर हो सकते हैं, पिरामिडल सेल्स होते हैं, इसमें ये वाले जो सेल्स हैं डेंड्राइट्स हैं, और ये मल्टीपल उनकी अटैचमेंट्स हैं डेंड्राइट्स की, एक्सॉन्स की। कोलेट्रल है तो ये बेसल डेंड्राइट्स हैं। जो टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स हैं बेसिकली ये बताया गया है, ये फिजियोलॉजिकली बताया गया ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ द शेप, मॉर्फोलॉजी के लिहाज से बताई गई। इसके बाद हम न्यूरोग्लिया की बात करेंगे मुख्तसर। यहाँ पे जो स्पोर्टिंग सेल्स हैं नर्वस टिश्यू को कैसे कंट्रोल करते हैं, उनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते हैं, उनकी प्रोटेक्शन करते हैं, तो उनके जो सेल्स होंगे न्यूरोग्लिया कहलाते हैं, या स्पोर्टिंग सेल्स होती है नर्वस टिश्यू। तो उसमें ग्लीलियल सेल्स भी कहा जाता है। टाइप्स बाय लोकेशन एंड बेसिक फंक्शन। सीएनएस में जो ग्लिया पाया जाता है, न्यूरोग्लिया पाए जाते हैं, इसमें एस्ट्रोसाइट्स हैं, स्टार लाइक स्ट्रक्चर होता है इसका, इस वजह से एस्ट्रोसाइट कहा जाता है। इसके बाद पीएनएस में गए जो पाए जाते हैं वो है सैटेलाइट सेल्स होते हैं, एस्ट्रोसाइट की जगह पे सैटेलाइट सेल्स। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स की जगह शिवान सेल्स। इसी तरह माइक्रोग्लिया की जगह यहाँ पे नहीं पाए जाते कुछ। माइक्रोग्लिया जो है फिगोसिटिक सेल्स का काम करती है, यानी इम्यून एक्टिविटी में हेल्प करती है। इसके बाद एपेंडाइमल सेल्स की बात करें तो यहाँ पे नहीं होती पीएनएस में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। जबकि अदर फंक्शन के लिहाज से देखा जाए तो उनको ये एस्ट्रोसाइट मेंटेन एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट, रिमूव एक्सेसिव न्यूरोट्रांसमीटर, डायरेक्ट न्यूरल ग्रोथ, इंड्यूस ब्लड ब्रेन बैरियर। इन सीएनएस में ब्लड ब्रेन बैरियर को ये टाइट करता है, जंक्शन को। एस्ट्रोसाइट ओनली जो है ये काम करेंगे। इसके बाद ओलिगोडेंड्रोसाइट जो है माइलिन शीथ बनाते हैं, ये माइलिन शीथ जो बन रही है, और ये फास्ट हो जाते हैं, जो नर्वस टिश्यू हैं वो फास्टर हो जाते हैं जहाँ पे ये माइलिन शीथ होगी, उनकी स्पीड जो है वो बढ़ जाती है। इसके बाद इम्यून सर्विलेंस है एंड फिगोसाइटोसिस का काम ये करेगी ब्रेन में। एपेंडाइमल सेल जो है क्रिएट एंड सर्कुलेट सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनाने में हेल्प करते हैं। वेंट्रिकल्स हैं क्योंकि वेंट्रिकल सिस्टम इन दी ब्रेन भी पाया जाता है, जिसमें कैविटीज होती हैं और वो एक्ट करती हैं इनकी एक्टिविटी को बढ़ाने में। तो लिहाजा सीएसएफ बनाने में ये हेल्प करते हैं, ये फ्लो करता है ब्रेन और स्पाइनल कार्ड में। इसके बाद अगर हम सिनेप्स की बात करें, सिनेप्स इज दी site of transmission of electric nerve impulses between two nerve cells या neurons और between neuron and a gland or muscle cell effector organ के साथ अगर एक्ट करते हैं तो उसको सिनेप्स कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया होता है, प्री सिनेप्टिक बाउटन होता है, और प्री सिनेप्टिक डेंस प्रोजेक्शन है, एक्सॉन टर्मिनल है, सिनेप्टिक वेसिकल्स होते हैं जहाँ से ये ब्रेक डाउन होने के बाद यहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा, सिनेप्टिक क्लेफ्ट होता है ये, और पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन है, सब सिनेप्टिक वेब है, पोस्ट सिनेप्टिक प्रोसेस होता है, और जो एक्शंस होता है यहाँ पे उनके एक्शंस हो जाते हैं। इसी तरह अगर हम और फिगर में देखें तो ये कैसे सिनेप्स बना रहे हैं, ये देखें यहाँ पे दो जो न्यूरॉन आपस में मिले हैं तो आपस में सिनेप्स बना रहे हैं। ये भी नज़र आ रहा है, यहाँ पे नज़र आ रहा है, यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो ये सिनेप्स जो है एक साइट है ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस को
एक दूसरे के साथ ट्रांसफ़र करते हैं और ये इफेक्टर ऑर्गन तक लेके जाते हैं। और ये ब्रेन का मेन पार्ट है, क्योंकि जैसे हम बिजली यहाँ पे बटन दबाते हैं ऑटोमेटिकली पंखा चल जाता है, लाइट जल जाती है, तो ये भी इसी तरह का काम करते हैं। इलेक्ट्रिकली ये फील्ड होते हैं और एक्शन फौरी करते हैं, यानी फास्टर होते हैं। अगर हम कंपेयर करें विद द हार्मोन एंडोक्राइन से इसको कंपेयर करें तो फास्टेस्ट कौन सा होगा, तो दिस विल बी दी फास्टेस्ट सिस्टम फॉर होम्योस्टेसिस ऑफ द बॉडी। सीएनएस और जो एंडोक्राइन सिस्टम है ये होम्योस्टेसिस में इन्वॉल्व है, हमारी बॉडी को कंट्रोल करने में इन्वॉल्व है। इसके बाद अगर हम बात करें जनरल ब्रेन की कि कौन कौन से कंपोनेंट्स इसमें पाए जाते हैं, थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, क्योंकि ब्रेन जो है विदाउट फिगर हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको दिखाने के लिए देखिए फ्रंटल लोब होता है, पैराइटल लोब होता है, ऑक्सीपिटल लोब है, ये जनरल ओवरव्यू है। टेम्पोरल लोब, 4 लोब्स होते हैं, 4 बोन्स होती हैं, ये वाले नाम से बोन होगी, फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, ऑक्सीपिटल बोन, टेम्पोरल बोन, सेरिबेलम बोन्स एंड मेडुला ऑब्लिंगेटा। इसके बाद यहाँ पे मिड सैजिटल व्यू ऑफ द ब्रेन है, ये काटा गया दरमियान से, मिड सैजिटल इस तरह अगर काटेंगे तो उसका फ्रंटल जो व्यू होगा, फ्रंटल ये लोब नजर आ रहे हैं, टेम्पोरल लोब ये चीज़ें, हाँ सिंगुलेट जायरस नजर आ रही है, ये वाली जो सिंगुलेट जायरस है। ये कार्पस कैलोसम है जो वाइट कलर का होता है, वाइट मैटर का बना होता है, कार्पस कैलोसम। इनमें सेरिब्रल हेमिस्फीयर आपस में मिलते हैं, ये दोनों मिलाता है उनको। ऑक्सीपिटल लोब है, सेरिबेलम है, ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो मैंने बताया था, ट्री लाइक, और पोन्स है ये वाला मेडुला ऑब्लिंगेटा जो लास्ट है, उसके बाद स्पाइनल कार्ड, फोरामेन मैग्नम के जरिए निकल जाएगी। तो इसका स्कल का ये स्ट्रक्चर दिखाया गया, ऊपर से बोन का स्ट्रक्चर दिखाया गया, जो मैंने अभी बताया कि पैराइटल लोब है तो यहाँ पे पैराइटल बोन भी हो सकती है, तो ये बात उन्होंने यहाँ पे हाईलाइट की है। लेट अस सी अगेन another important issue, that is difference between the two cerebrum and cerebellum. Cerebrum is the largest part of the forming 85% of the brain. It has 4 lobes, जैसा कि हमने पहले बताया है कि फ्रंटल लोब, इसके पैराइटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब, टेम्पोरल लोब ये रहता है। तो लिहाजा ये भी कुछ मोटर कॉर्टेक्स होती हैं, सेंसरी कॉर्टेक्स होती हैं जो सेंसेशन में हेल्प करती है। इसके बाद सेरिबेलम इज द स्मॉलर पार्ट फॉर्मिंग 11% ऑफ द ब्रेन। इट हैज 3 लोब्स, ये 3 लोब्स। इसमें प्राइमरी फिशर है जो बड़ा है, इसके डिप्रेशन को फिशर का है, और पोस्टीरियर लेटरल फिशर है, ये वाली स्पेस जो इनके दरमियान है। इसमें 3 लोब होते हैं, इंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब और फ्लोकोलो नोडुलर जो लोब है वो होता है, 3 लोब्स होते हैं। इसके बाद यहाँ पे सेरिब्रम कोऑर्डिनेट्स द फंक्शन ऑफ द सेंसरी एंड मोटर एरियाज का काम करती है, ये जो सेरिब्रम है। और द सेरिबेलम कोऑर्डिनेट्स द इक्विलिब्रियम ऑफ मस्कुलर मूवमेंट ड्यूरिंग वॉकिंग एंड रनिंग। ये कोऑर्डिनेट इक्विलिब्रियम करती है, बैलेंस को कंट्रोल करती है, बंदा कहाँ पे चल रहा है, ज़मीन कैसी है, उसका एक्सपीरियंस क्या काम आ रहा है, कहीं भी मसला आता है इक्विलिब्रियम में तो उसको कंट्रोल करने में हेल्प करती है। स्पेशल जो माइंड है यानी स्पेस के साथ भी हमें पता चलता है कि कहाँ पे हम चल रहे हैं और कौन सी जगह पे रन कर रहे हैं, वॉकिंग एंड रनिंग में हेल्प करेगा। सेम साइड ऑफ द बॉडी को ये कंट्रोल करेगा, ये डिफरेंट साइड ऑफ द बॉडी को कंट्रोल करेगा। ये पहले भी डिफरेंस थोड़ा सा मैंने बताया, आपके जहन में होगा। यहाँ पे सेरिब्रम जो है प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन रिसीविंग द सेंसरी इंपल्सेस सच एज टच, पेन, हीट, कोल्ड, ये चीजें इंफॉर्मेशन लेता है। ये सारी सेंसरी इंपल्सेस हैं, ऑलमोस्ट तकरीबन ऑल जो सेंसरी इंपल्सेस हैं पास फ्रॉम द सेरिब्रम, और सेरिब्रल कॉर्टेक्स की तरफ जाती है, क्योंकि मेमोरी वहाँ पे सेरिब्रल कॉर्टेक्स में बनती है, वो भी इसी का हिस्सा है। तो cerebellum plays an important role in maintaining the posture and balance of the body. ये posture कंट्रोल नहीं होता, अगर इसमें डैमेज हो जाए ब्रेन में सेरिबेलम तो बंदा अपने आप को खड़ा नहीं कर सकता, पोस्चरल कंट्रोल नहीं होता। तो ये बैलेंस और पोस्चर को जो अपने पोजीशन को कंट्रोल करते हैं, पोस्चर मीन पोजीशन, उसको कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। The cerebellum is concerned with higher mental faculties such as memory, will and intelligence, इसकी तरफ से आता है। सेरिबेलम इज कंसर्न विद न्यूरोमस्कुलर मैकेनिज्म में इन्वॉल्व है। न्यूरोमस्कुलर जो हमारी एक्टिविटी होती है हमारे लिम्ब्स की, हमारे स्केलेटल मसल्स की, तो उनमें ये हेल्प करेगा। इसके बाद हम मेजर जो फंक्शंस हैं ब्रेन कंपोनेंट्स के, थोड़े से वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि शॉर्टली यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, फिर आप मज़ीद इसको देख सकते हैं, ज़्यादा लेंथी हम नहीं बनाना चाहते। तो यहाँ पे देखें मेजर कंपोनेंट है, और ये सेरिब्रल कॉर्टेक्स है, इसका क्या रोल है, सेंसरी परसेप्शन का काम करेगा, वॉलंटरी कंट्रोल ऑफ द मूवमेंट को कंट्रोल करेगा, लैंग्वेज को कंट्रोल करेगा, पर्सनैलिटी ट्रेट्स को कंट्रोल करेगा,
sophisticated mental events such as thinking memory, decision making, creativity, self consciousness में help करेगा। बेसल न्यूक्लियाई में इनहिबिशन ऑफ मसल टोन, जो भी हमारी मोटर एक्टिविटी हो रही है, जैसे पार्किंसन डिजीज होती है तो बेसल न्यूक्लियाई में मसला होता है। इसमें सब्सटेंशिया नाइग्रा कॉर्पस स्ट्राइएटम में प्रॉब्लम होता है तो पार्किंसन डिजीज हो जाती है। तो लिहाजा कोऑर्डिनेशन ऑफ स्लो सस्टेन्ड मूवमेंट्स, सुप्रेशन ऑफ यूजलेस पैटर्न ऑफ मूवमेंट्स, ये हेल्प करेगा। इसके बाद थैलेमस में देखा जाए रिले स्टेशन फॉर ऑल सिनेप्टिक इनपुट, क्रूड अवेयरनेस ऑफ सेंसेशन, सम डिग्री ऑफ कॉन्शियसनेस, ये भी करता है। सेंसरी यहाँ से गुजरती है, रोल इन मोटर कंट्रोल में भी हेल्प करेगा। बहुत सारी एक्टिविटी है थैलेमस की, हाइपोथैलेमस भी इसी का पार्ट है। तो आपको पता होगा हाइपोथैलेमस में ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में, लिम्बिक नर्वस सिस्टम में, वाटर इनटेक में मल्टीपल फंक्शन है थैलेमस के, हाइपोथैलेमस के। ये नीचे देख लेते हैं अभी हाइपोथैलेमस के। तो रेगुलेशन ऑफ मैनी होम्योस्टैटिक फंक्शन सच एज टेम्परेचर कंट्रोल, थर्स्ट, यूरिन आउटपुट एंड फूड इनटेक की हेल्प करेगा। इन इम्पॉर्टेंट लिंक बिटवीन नर्वस एंड एंडोक्राइन सिस्टम में, पिट्यूटरी ग्लैंड में, हाइपोथैलेमस की जो ग्लैंड है अपने खुद सिंथेसाइज करेगा ये। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड एडीएच है और ऑक्सीटोसिन है जो ये कंट्रोल बनाता है। एक्सटेंसिव इन्वॉल्वमेंट विद इमोशन एंड बेसिक बिहेवियरल पैटर्न में, या फिर हमें लिम्बिक सिस्टम में भी इनका रोल है। और बाकी जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है उसको भी ये कंट्रोल करता है। वेरी इंपॉर्टेंट ये सिस्टम है जो कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को भी कंट्रोल करता है। तो आप ऑटोनोमिक के सारे फंक्शन यहाँ पे बता सकते हैं क्या कंट्रोल करते हैं। इसके बाद सेरिबेलम की अगर बात करें, मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस को कंट्रोल करेगा। इनहांसमेंट ऑफ मसल टोन, कोऑर्डिनेशन एंड प्लानिंग ऑफ स्किल्ड वॉलंटरी मसल एक्टिविटी, ये सेरिबेलम के हैं। पहले भी बात हो चुकी है, इनका डिफरेंस हमने देखा है। ब्रेनस्टेम में देखें, इसमें क्रेनियल नर्व्स होती हैं। 2 क्रेनियल नर्व्स अराइज फ्रॉम दी फोर ब्रेन, 2 अराइज फ्रॉम दी मिड ब्रेन एंड अदर 4 अराइज फ्रॉम दी मिड ब्रेन, पोन्स एंड अदर मेडुला ऑब्लांगेटा। ये 4 यहाँ से होती है। तो टोटल 12 क्रेनियल नर्व्स बनती है, तो यहाँ से अराइज होती है। यहाँ देखें ओरिजिन ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पेरिफेरल क्रेनियल नर्व्स ज्यादातर जो 8 है वो यहाँ से ओरिजिनेट होती है। और यहाँ पे सेंटर्स हैं, बहुत बड़े सेंटर हैं जो बॉडी को कंट्रोल करते हैं। कार्डियोवैस्कुलर सेंटर है ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में, रेस्पिरेटरी सेंटर है जो सांस को कंट्रोल करने में, डाइजेस्टिव कंट्रोल सेंटर्स हैं जो हमारी स्वेलुइंग को, और बाकी ट्रिगर जोन्स होते हैं जो CTZ जिसे हम कहते हैं, वोमिटिंग सेंटर जिसे कहते हैं, वो भी यहाँ पे होता है। रेगुलेशन ऑफ मसल रिफ्लेक्सेस इन्वॉल्व विद इक्विलिब्रियम एंड पोस्चर को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। रिसेप्शन एंड इंटीग्रेशन ऑफ ऑल सिनेप्टिक इनपुट फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड से, जो भी इनपुट होती है वो ब्रेन स्टेम से गुजर के जाती है। अरोजल एंड एक्टिवेशन ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स भी एक्टिवेट करता है ये। थैलेमस भी करता है एक्टिवेट और ये भी करते हैं। रोल इन स्लीप वेक डिसऑर्डर, उसमें भी साइकिल में हेल्प करेगा। और उसके अलावा इसमें ऊपर वाले जो पोर्शन हमने बात की है, आपको याद होगा पीनियल ग्लैंड जहाँ पे पाया जाता है वो हाइपोथैलेमस इन थैलेमाइस में पाया जाता है, थैलेमस एरिया में। तो वो भी ये वेक साइकिल को कंट्रोल करता है और ये वाले पोर्शन भी करते हैं। इसके बाद हमारे पास लिम्बिक सिस्टम को हमने सेपरेट एक पोर्शन दिया है, स्लाइड दी है ताकि उसमें इसको एक्सप्लेन कर सकें हम प्रॉपरली। इसमें जो है बेसिकली 3 मेजर पार्ट हैं जो लिम्बिक सिस्टम में हमने जिक्र किया है। वैसे तो 20 से ज़्यादा कंपोनेंट इस लिम्बिक सिस्टम में पाए जाते हैं जो इसका इफेक्ट शो करते हैं बॉडी का, यानी उसमें मैटिंग है, हाउसिंग है, मल्टीपल अदर जो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हैं, आगे ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, सारे ये लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल कर रहे हैं। इसमें सिंगुलेट जेरस है, सिंगुलेट जेरस प्लेज रोल इन इमोशन में हेल्प करती है ये वाला। थैलेमस इसमें है, आप पहले पढ़ चुके हैं। हिप्पोकैम्पस इज इन्वॉल्व इन लर्निंग एंड मेमोरी में, ये इन्वॉल्व है मेमोरी में है। एमेग्डाला इज इन्वॉल्व इन इमोशन एंड मेमोरी, ये भी एमेग्डाला और हिप्पोकैम्पस के बहुत बड़े रोल है। इसमें मेमोरी लॉस हो जाती है, एम्नीशिया हो जाता है या लॉन्ग टर्म मेमोरी खत्म हो जाती है। ये डिपेंड करता है इंजरी के ऊपर जो ब्रेन की होती है उससे। तो लिहाजा कोऑर्डिनेट सेंसरी इनपुट विद इमोशंस में हेल्प करेगा सिंगुलेट जेरस। इसके बाद इमोशनल रिस्पॉन्सेज टू पेन, बेसिक इनबॉर्न बिहेवियरल पैटर्न रिलेटेड टू सर्वाइवल एंड परपिचुअल ऑफ स्पीशीज, रेगुलेट्स एग्रेसिव बिहेवियर को ये कंट्रोल करता है। हिप्पोकैम्पस क्या है? सेंड्स मेमोरीज out to the appropriate part of the cerebral hemisphere for long term storage, लेकिन long term latent memory जिसे हम कहते हैं वो बनाने में हेल्प करता है।
एंड रिट्रीविंग देम, और उसको वापस लाने में भी हेल्प करता है। जो आपने स्टोर किया होगा उसको सोचता है कि कहाँ मैंने रखी है वो मेमोरी, वो वहाँ से फौरी पता चल जाता है कि ये बात हुई थी और ये थी। प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन मोटिवेशन एंड लर्निंग में बहुत बड़ा रोल है। एमिगडाला इन्वॉल्वड इन इमोशनल रिस्पॉन्सेज, हार्मोनल सिक्रीशंस एंड मेमोरी में बड़ा रोल है इनका, बहुत ज़्यादा रोल है। तो लिहाजा हम देखते हैं फंक्शनल कंपोनेंट्स ऑफ द क्रेनल नर्व्स। इसमें 2 किस्म की नर्व्स हो सकती हैं या 3 किस्म की हो सकती हैं। एक होती है कंपोनेंट में एफरेंट होती है जो सीएनएस, उसको सीएनएस की तरफ जाती हैं। ई फ्रंट होती है फ्रॉम द सीएनएस, सीएनएस से आती हैं। इसके बाद फंक्शन उनके क्या है ये थोड़े से बताए गए। और इसमें जीएसए का मतलब है जनरल सोमैटिक एफरेंट, जनरल का मतलब जर्नल है और सोमैटिक का मतलब बॉडी के लिए, विसरल नहीं है उसमें, ऑटोनोमिक वेसल नहीं है। सोमैटिक एफरेंट का मतलब है कि वो सेंसरी है टुवर्ड्स सीएनएस जा रही है, जनरल सेंसेशन के लिए इस्तेमाल होंगी। ये जीवीए जो है विसरल सेंसेशन के लिए इस्तेमाल होंगी। विसरल ऑर्गन आपको बता चुका हूँ, हार्ट है, जो हॉलो ऑर्गन जिन्हें हम कहते हैं विसरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम उनको कंट्रोल करता है बेसिकली। इसके बाद एसएसए है स्पेशल सोमैटिक एफरेंट है, वीएन बैलेंस हियरिंग में हेल्प करेगा। स्पेशल जो है विसरल एफरेंट स्मेल टेस्ट को कंट्रोल करेगा। स्पेशल वाले हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि उसमें ज़्यादा डिटेल सीएनएस में हम नहीं पढ़ते, बाकी जो है उसकी डिस्कस करेंगे। जीएसई जो है जनरल सोमैटिक ईफ्रंट है, ये ईफ्रंट का मतलब मोटर एक्टिविटी रखते हैं। सोमैटिक स्ट्राइएटेड मसल को देंगे, ऑलरेडी बता चुका हूँ, जिसमें स्केलेटल मसल है उनको ये प्रोवाइड करेंगे। ग्लैंड्स एंड स्मूथ मसल, पैरासिम्पैथेटिक इनर्वेशन ये देंगे। विसरल ईफ्रंट है, स्पेशल विसरल ईफ्रंट ब्रेकियल आर्च स्ट्राइएटेड मसल्स में देंगे। ब्रेकियल आर्च जो हमारे हार्ट की तरफ, ये हाथ की तरफ जा रहे हैं, लिम्स की तरफ जा रहे हैं। अब यहाँ पे याद करने के लिए आसान सा तरीका है, एक चीज़ और भी मैं बताता जाऊँ यहाँ पे जो मेरे पास पॉइंट याद है। इसमें 3 जो है हमारे पास 3 सेंसरी क्रेनियल नर्व्स हैं जिसे हम ओओवी कहते हैं। ओओवी यानी पीछे भी आप देख सकते हैं ओओ, एक वी है वेगस नर्व, ये सेंसरी एक्टिविटी भी रखती है और मोटर भी इनमें हो सकती है कुछ, तो लिहाजा 3 है जिसमें सेंसरी एक्टिविटी पाई जाती है सारी क्रेनियल नर्व में। इसके बाद OTAAH, ओटा जो है एक वर्ड है, आप याद कर लें, जिसमें OTAAH, इसमें है मोटर एक्टिविटी पाई जाती है। यहाँ पे और नाम से उन्होंने किया है, बी से मिक्स्ड है, मैरी से मोटर है, से सम से सेंसरी एक्टिविटी है। तो 1 2 3 4 5 ये 12 तक जो क्रेनियल नर्व है उनका नाम बताया हुआ है। आसान याद करने के लिए ट्रिपल OP, ओप, टा, फैग, वाह, ये जो वर्ड है ये भी याद कर सकते हैं। तो इसके बाद जो 5 है मिक्स्ड है, इसमें 5 जो हैं वो मिक्स्ड क्रेनियल नर्व्स हैं, उनको आप याद करेंगे। तो लिहाजा 3 आर सेंसरी, 4 आर मोटर जिसमें OTAAH और इसमें 5 मिक्स्ड है। तो लिहाजा ये आपको याद करने का आसान तरीका मैंने बता दिया। ओरिजिनेशन को भी बता दिया कि कहाँ से ओरिजिनेट हो रही हैं और किन किन हिस्सों से हैं, जो फोर ब्रेन से, मिड ब्रेन से और हाइंड ब्रेन से कैसे होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ओल्फैक्टरी, ये जो स्मेल का काम करेगी। ऑप्टिक जो है से यहाँ पे कहा गया है तो इससे मुराद है कि सेंसरी है, साइट का काम करेगी। ऑक्यूलोमोटर, मैरी मोटर एक्टिविटी करेगी, मूव्स आई बॉल, और इसमें ट्रॉक्लियर है या पैथेटिक कैसे मनी मूव्स आई बॉल इन मोटर एक्टिविटी है। ट्राइजेमिनल जो है बट है इसमें यानी मिक्स्ड है, सेंसरी एक्टिविटी रखती है। इसमें बहुत सारी आ गए। ट्राई का मतलब 3 जो जर्मिनल नर्व्स होती हैं आगे सप्लाई करती है हमारे बॉडी को, फेस को और इसको। इसके बाद फेशियल है, बरादर है, यानी इसमें बरादर से मुराद है कि इसमें जो है मिक्स्ड एक्टिविटी है, फेशियल मसल्स को देती है। ऑडिटरी जो है से है हियरिंग को देगी। ग्लोसोफिरिंजल है, टंग को देगी, थ्रॉट स्वेलो में हेल्प करेगी। वेगस जो नर्व है वो फेशियल मसल्स को देगी और नीचे जो मसल्स हैं, बहुत लंबी नर्व है वेगस ब्रेन जो नर्व है पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम की है और ये 10th क्रेनियल नर्व है, बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे बॉडी के पार्ट खासतौर पे थोरैक्स कैविटी में, एब्डोमिनल कैविटी में इसका बड़ा रोल है और ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम का काम करती है। एक्सेसरी स्पाइनल है, इसमें जो है ट्रेपजियस मसल, शोल्डर मसल और हैपोग्लोसल है जो मनी टंग स्वेलोइंग में हेल्प करेगी, ये टंग को ये प्रोवाइड करती है हैपोग्लोसल। अब इनकी डिटेल हम देखेंगे थोड़ी सी।
इनको साइज बड़ा करके देखेंगे ताकि आपको क्लियर हो। सबसे पहले हम बात करेंगे ओल्फैक्टरी की। अगर हम बात करें तो आप देखें ओल्फैक्टरी जो है सेंसरी होती है, स्मेल का काम करेगी, और इसकी ओपनिंग इन द स्कल में कहाँ से निकल के आती है, कोई ना कोई फोरामिना होता है तो वहाँ से निकलती है ना। ओपनिंग इन द स्कल में उन्होंने बताया क्राइब्राइफॉर्म प्लेट होती है, थमाइड बोन की क्राइब्राइफॉर्म प्लेट, जहाँ पे ये ओल्फैक्टरी नर्व होती है वहाँ उसके साथ ये मौजूद होती है। क्योंकि ओल्फैक्टरी इन नेचर है तो इस वजह से क्राइब्राइफॉर्म प्लेट होती है। ऑप्टिक की सेंसरी होती है, वीएन का काम करेगी, ऑप्टिक कैनाल से आती है, उनकी ऑप्टिक का नाम होगा जहाँ से ये निकलती है, एंटर होती है यानी आई के अंदर दाखिल होती है, तो एक कनाल उसको दी जाती है, वहाँ से गुजर के जाती है, पाइप होता है, रास्ता होता है जहाँ से वो गुजरेगी। ऐसे तो कोई चीज़ नहीं गुजर सकती ना, सारा बोन है और ये नर्वस टिश्यू है, तो उसको ओवर से आप समझें। अक्यूलो मोटर जो है मोटर एक्टिविटी करेगी, नाम से ज़ाहिर है अक्यूलो आई को कहा जाता है। मोटर से मुराद मोटर एक्टिविटी करेगी, कोई ना कोई फंक्शन ऐसे करेगी जो ई फ्रंट का फंक्शन होगा। इसमें जो है मोटर एक्टिविटी में लिफ्ट्स अपर आईलिड्स, टर्न्स आई बॉल अपवर्ड, डाउनवर्ड एंड मिडिली, कंस्ट्रक्ट्स प्यूपल और अकोमोडेट्स आई। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से ये निकलती है, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर आई का ये। ट्रोक्लियर जो है मोटर है, असिस्ट्स इन टर्निंग आई बॉल डाउनवर्ड एंड लेटरली। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से निकलती है, दोनों आई की तरफ जा रही है क्योंकि। ट्राइजेमिनल है, इनकी मजीद 3 आगे सब डिवीजन है। सेंसरी होती है, मोटर होती है, मैंडिबुलर वाली, मैक्सिलरी वाली सेंसरी होती है। ये देखें किन किन चीज़ों को ये प्रोवाइड कर रही हैं। इसमें जो है हमारे पास कॉर्निया आई को दे रही है, स्किन ऑफ फोरहेड, आई जो फोरहेड के साथ है, आईब्रोज है, आई लिड्स को भी देती है, एंड नोज को, आल्सो म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ पैरानेजल सिनसेस एंड नेजल कैविटी। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से बनती है, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर। मैक्सिलरी जो है सेंसरी है, स्किन ऑफ फेस ओवर मैक्सिला एंड अपर लिप, टीथ ऑफ अपर जॉ, म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द नोज, द मैक्सिलरी एयर सेनस एंड पैलेट, फोरामेन रोटंडम से ये निकलती है। मैक्सिलरी जो है मैक्सिला के साथ आती है। इसके बाद मैंडिबुलर जो है मोटर है, मसल्स ऑफ द मैस्टिकेशन, जो हमारे मैस्टिकेशन के मसल हैं। इसके माइलोहाइड बोन वहाँ पे भी देती है मसल, जो हाइड बोन यहाँ पे नीचे होती है उसको देते हैं। इंटीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक, टेंसोर विलाई, पैलेटाइनी यानी पैलेटाइन जो है ऊपर वाला तलवा होता है, जो ऊपर वाला, उनको भी देती है। ये मुंह के अंदर दे रहे हैं बेसिकली मैंडिबुलर डिवीजन। एंड टेंसोर टेम्पोनी, ये कान के साथ टेम्पोनी होता है ना, टेम्पन उसको कहा जाता है। ये फोरामेन ओवेल होता है इसका नाम, फोरामेन ओवेल आपने हार्ट में भी पढ़ा हुआ है। यहाँ पे भी एक ओपनिंग होती है जिसका नाम है फोरामेन ओवेल। इसके बाद जो है सेंसरी जो है इसकी मोटर और सेंसरी भी होती है। स्किन ऑफ चीक, स्किन ओवर मैंडिबल, लोअर लिप एंड साइड ऑफ द हेड, teeth of lower jaw and temporomandibular joint, mucous membrane of the mouth and anterior 2/3 of the tongue, ये उनको भी देती है। बहुत इंपॉर्टेंट है, स्प्रेड बहुत ज़्यादा स्प्रेड है ट्राइजेमिनल की। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन के बाद हम देखते हैं एब्ड्यूसेंट जो है, एब्ड्यूसेंट्स भी लिखते हैं। मोटर है, लेटरल रेक्टस, स्ट्रेट मसल्स ऑफ द आई बॉल लेटरली उसको मूव करने में हेल्प करते हैं। सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से, जैसे पहले बता चुके हैं, सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से निकलते हैं। इसमें डिटेल है थोड़ी सी, उसमें जो हमने गुलाम अहमद की पढ़ी थी उसमें बहुत कम डिटेल थी, तो इसलिए यहाँ पे चीज़ें ये एक्स्ट्रा आ रही हैं, तो आप गौर से देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। इसके बाद है सेवंथ जो है फेशियल है, मोटर एक्टिविटी भी है, सेंसरी भी है, स्क्रीटो मोटर भी है, सिंपैथेटिक एक्टिविटी का, पैरासिम्पैथेटिक का भी काम करेगी, जिसमें जो ग्लैंड्स हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, उनमें हेल्प करेगी। लेटरल रेक्टस के बाद मोटर है, मसल्स ऑफ द फेस, चीक एंड स्कैल्प, स्टेपडियस मसल हैं ऑफ मिडिल एयर, ये मिडिल एयर के हैं। स्टाइनोहाइड है और पोस्टीरियर बेली ऑफ डाइगेस्ट्रिक जो है उनको देती है। इंटरनल एक्वेस्टिक मीटस फेशियल कैनाल, स्टाइनोहाइड जो मस्टाइड फोरामिना होता है, 3 हिस्सों से, 3 हिस्से उन्होंने बताया कि इंटरनल एक्वेस्टिक मीटस फेशियल कैनाल, और 3 हिस्सों से स्टाइलोमस्टाइड फोरामिन से निकलती है, उनके पाथ में यहाँ से जहाँ से अराइज होती है। इसके बाद सेंसरी जो है, टेस्ट फ्रॉम इंटीरियर 2/3 ऑफ द टंग, फ्लोर ऑफ द माउथ एंड पैलेट, पैलेट जो है ऊपर वाला तलवा होता है मुंह का, नीचे वाला जो होता है उसे पैलेट कहा जाता है, तो ये उसमें भी हेल्प करेंगी। स्क्रीटो जो मोटर है, पैरासिम्पैथेटिक एक्टिविटी है। सब मैंडिबुलर एंड सबलिंगुअल सैलिवरी ग्लैंड्स, लैक्रिमल ग्लैंड,
एंड ग्लैंड्स ऑफ द नोज एंड द पैलेट, उनको ये प्रोवाइड करते हैं। तो लिहाजा नेक्स्ट हम जाते हैं जो अदर हैं इसकी क्रेनियल नर्व्स वो कौन कौन से, इसको भी इनलार्ज कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि आपको समझ आए प्रॉपरली। इसमें जो है 8th नंबर पे वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर है, इसमें वेस्टिब्यूलर रीजन को भी देगी, कॉक्लियर रीजन को भी देगी, क्योंकि कान जो है खुद तो अपने आप की पैक्स नहीं निकाल सकता ना, सेंसरी है, सिर्फ वो इंफॉर्मेशन देगा यहाँ पे पेन हो रहा है, कोई ऐसा मसला होगा, वैक्स ज़्यादा हो गई है, खारिश हो रही है, इरिटेशन हो रही है किसी किस्म का, तो ये जो है वो सेंसरी एक्टिविटी है। पोजीशन एंड मूवमेंट ऑफ द हेड को ये बता सकते हैं। और ये सेंसरी जो कॉक्लियर उसे कहते हैं हियरिंग को कहते हैं। इंटरनल इक्वेस्टिक मीटस ओपनिंग है स्कल में, स्कल में आपको बताया जो है बोन है, उनमें से छोटी सी ओपनिंग होती है जहाँ से ये वहाँ कान तक चली जा रही होती है। तो इसको गौर से देखें। ग्लोसोफ्रिंजल है, मोटर एक्टिविटी रखती है, ग्लोसोफ्रिंजल मोटर भी है, सिक्रेटो मोटर पैरासिम्पैथेटिक भी काम करेगी, सेंसरी भी है। स्टाइलोफ्रिंजियस मसल है, असिस्ट स्वेलविंग। पैरोटाइड सलेवरी ग्लैंड जुगुलर फोरामिना से आती है, जो जुगुलर वेन होती है ना उसका फोरामिना होता है, ओपनिंग होती है, वहाँ से ये भी गुजर के चली जाती है, तो ये ओपनिंग इन द स्कल है। इसके बाद जनरल सेंसेशन एंड टेस्ट फ्रॉम पोस्टीरियर थर्ड ऑफ टंग एंड फेरिंग्स, कैरोटिड साइनस एंड कैरोटिड बॉडी सेंसरी होती हैं। वेगस की अगर बात करें, मोटर constrictor muscles of the pharynx and intrinsic muscles of the larynx, involuntary muscles of the trachea and bronchi, heart, alimentary tract, from pharynx to splenic flexure of the colon, liver and pancreas, बहुत सारे एरिया को ये मोटर एक्टिविटी देती है, सेंसरी भी देती है। वेगस नर्व 10th क्रेनियल नर्व है और ये जुगुलर फोरामिन से अराइज होती है, निकलती है, ये नीचे की तरफ यानी हमारे बॉडी के पार्ट्स की तरफ जाती है, इसलिए जुगुलर वेन, क्योंकि ब्रेन से वापस आ रही होती है, वेन लेके आ रही थी जुगुलर वेन, जैसे कैरोटिड आर्टरीज होती है, जुगुलर वेन होती है, सीएनएस को ये प्रोवाइड करती है, वापस लेके आती है, उसके जरिए ये भी निकल आती है वेगस में और बाकी बॉडी में पार्ट में चली जाती है। और वैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि ये जो है कंट्रालेटरल जो एक्ट करेंगे, राइट वाली जो क्रेनियल नर्व होगी लेफ्ट एरिया को कंट्रोल करेगी, लेफ्ट वाली जो होगी वो राइट को कंट्रोल करेगी, तो ये चीज़ें बताई गई हैं। तो इसके बाद सेंसरी है, टेस्ट फ्रॉम एपिग्लोटस एंड वेलिक्यूला एंड एफरंट फाइबर्स फ्रॉम स्ट्रक्चर्स नेम अबव, जो उनके नाम है इनमें भी ये करती है। इसके बाद हमारे पास एक्सेसरी क्रेनियल जो रूट, स्पाइनल रूट होता है, मोटर एक्टिविटी होती है सारी, ये लास्ट वाली मोटर आ रही है। मसल्स ऑफ द सॉफ्ट पैलेट, फेरिंग्स एंड लेरिंग्स, जुगुलर फोरामिना से, तीन चीजें हैं जुगुलर फोरामिना से आ रही है, देखिए आपके सामने। इसके बाद जो है स्टर्नोक्लीडोमास्टाइड ट्रेपेजियस मसल, ये हमारे नेक के मसल, जो मूवमेंट ऑफ द नेक हम कर रहे हैं तो उसमें ये रोल अदा करते हैं। इसमें ये एक्सेसरी स्पाइनल नर्व्स रूट होते हैं, ये कंट्रोल करते हैं। इसके बाद हमारे पास क्रेनियल भी है, स्पाइनल भी है। हाइपोग्लॉसल जो है टंग की ये प्रोविजन करती है, इसमें मोटर है, मसल्स ऑफ द टंग कंट्रोलिंग इट्स शेप एंड मूवमेंट एक्सेप्ट प्लेटोग्लॉसस में अलावा बाकी सब करेगा। हाइपोग्लॉसल कैनाल होती है, एक रास्ता होता है, उसके लिए दिया जाता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपके सामने। नेक्स्ट हम जाते हैं, इसको फिगर के जरिए थोड़ा सा बताने की कोशिश करते हैं कहाँ कहाँ से राइज हो रही है क्रेनियल नर्व्स। ओल्फैक्टरी की अगर बात करें तो ये ओल्फैक्टरी जो है पार्ट ऑफ दी सीएनएस, और ये ओ जो है ना जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है या सेरिब्रम है वहाँ से रिलीज होता है, फोर ब्रेन से बेसिकली अराइज हो रहा है। ये ओल्फैक्टरी बल्ब इसे कहते हैं। ओल्फैक्टरी ट्रैक्ट होता है, ये लेके आती है, और ऑप्टिक ट्रैक्ट होता है यहाँ पे। तो ऑप्टिक नर्व सेकंड है, यहाँ आती है, यहाँ से अराइज होती है, न्यूक्लियाई इसके मिलकर यहाँ से बनती है और सारी बॉडी में चली जाती है। इसके बाद थर्ड है एक्यूलोमोटर, ये भी आई का काम करेगी लेकिन मिड ब्रेन से अराइज होती है। ट्राइजेमिनल जो है अगर हम देखें, फिफ्थ जो है क्रेनियल नर्व है, ये जो यहाँ पे मिड ब्रेन हाइंड ब्रेन में ये मौजूद होती है। इसके बाद अब्ड्यूसेंस है, सिक्स्थ है, ये जो है पोन्स एंड मेडुला ऑब्लांगेटा से निकलती है। फेशियल नर्व भी इधर से निकलती है, इनके न्यूक्लियाई है जहाँ से ये मिल के बन रही है न्यूक्लियाई, इसको हम न्यूक्लियाई कहते हैं। ग्रे मैटर जिन्हें हम कहते हैं, वाइट मैटर वो होता है जिसमें डेंड्राइट्स होते हैं, एक्सॉन्स होते हैं। और यहाँ पे फेशियल के बाद ग्लोसोफ्रिंजल है, नाइन्थ है, ये भी ये पोन्स मेडुला ऑब्लांगेटा से आएंगी। एक्सेसरी नर्व जो है स्पाइनल कॉर्ड के मेडुला ऑब्लांगेटा से आ रही है। इसके बाद 10th जो है वो वेगस नर्व है। हाइपोग्लोसल जो है ये नर्व है जहाँ से राइज हो रही है। वेस्टिब्यूलो कॉक्लियर जो है 8th है, ये भी यहाँ मेडुला ऑब्लांगेटा
कोन्स से अराइज होती है। तो ओवरऑल ये भी फिगर से आपसे अंदाज़ा लगाया कि कहाँ कहाँ से इनकी ओरिजिनेशन हो रही है क्रेनियल नर्व की। अब है हमारे पास प्रोटेक्टिंग द ब्रेन्स मेनिंजीज जिन्हें हम कहा जाता है कि ब्रेन को कौन बचाता है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो उसको बचाते हैं। प्रोटेक्टिंग द ब्रेन मेनिंजीज जिन्हें हम कह रहे हैं, इसमें हेयर है, ऊपर हेयर स्कैल्प में होते हैं, और इसके बाद स्किन है, स्किन के बाद क्रेनियम है जो जो बोन होती है, जो स्कल जिसे हम कहते हैं। इसके बाद विनस सेनस ब्लड होता है, मेनिंजीज होती हैं, ड्यूरा मैटर और एराकिनॉइड मैटर मेम्ब्रेन और पिया मैटर। ऐसे डबल टी यहाँ पे एक टी होता है मैटर में। मैटर का मतलब है मदर, ड्यूरा मैटर, एराकिनॉइड मैटर, पिया मैटर जो सॉफ्ट होती है, ये हम देखेंगे यहाँ पे। सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इसमें फ्लो करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसमें स्कल क्रेनियम को कहा जाता है, ये ऊपर होती है ड्यूरा मैटर, एराकिनॉइड मैटर, पिया मैटर, इनको क्रेनियल मेनिंजीज कहते हैं। 3 मेनिंजीज होती है, ड्यूरा मैटर, एराकिनॉइड स्पाइनल कॉर्ड में भी पाई जाती है, सेम ये ट्रैवल करते हैं ना, इधर भी आती हैं और इधर भी मूव करेगा, और सीएसएफ भी इसके अंदर फ्लो करेगा। इसके बाद वर्टिब्री है, वर्टिब्रा सिंगल है, वर्टिब्री जो होगा वो प्लूरल होगा, स्पाइनल कॉर्ड है। फिर हम देखते हैं हमारे पास मेनिंजीज की हम बात करते हैं। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, स्किन है, उसकी शक्ल यहाँ एपोन्यूरोसिस है, पेरियोस्टियम है, बोन की आपने पढ़ी हुई है, बोन है, फिर ड्यूरा मैटर मेनिंजीज हैं, सप्राकनॉइड स्पेस है, ब्रेन टिश्यू है, और ये जो पोर्शन है इसका, ये देख लेते हैं कौन सा है इसका, जो लास्ट सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड है, इसमें अंदर फ्लो कर रहा है। ये क्लियर हो गया मेरे ख्याल में, एवरीथिंग इज क्लियर। तो अब हम देखते हैं एराकिनॉइड डबल लेयर्ड होती है ड्यूरा मैटर की अगर करें, ड्यूरा मजबूत को कहते हैं, ड्यूरा फॉर्म जो मजबूत होता है, सख्त होता है, पावरफुल होता है। डबल लेयर्ड एक्सटर्नल कवरिंग ऑफ द ब्रेन, पेरियोस्टियम अटैच टू द सरफेस ऑफ द स्कल, बोन के साथ अटैच होती है। मेनिंजियल लेयर आउटर कवरिंग ऑफ द ब्रेन है, मेनिंजियल लेयर। मेनिंजीज जो है इसको कवरिंग है बेसिकली। अगर इनका इन्फेक्शन हो जाए मेनिंजीज का तो मेनिंजाइटिस कहते हैं। इन्फ्लेमेशन ऑफ द मेनिंजीज इज कॉल्ड मेनिंजाइटिस। इसके बाद हमारे पास फोल्ड्स इन्वॉल्व इन सेवरल एरियाज, एराकिनॉइड लेयर, मिडिल लेयर, वेब लेयर लाइक, पिया मैटर, इंटरनल लेयर क्लिंग्स टू द सरफेस ऑफ द ब्रेन। ये चीज़ें मौजूद होती हैं, आप इसको गौर करें, वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमारे पास सीएसएफ फ्लूइड की बात करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज हेयर। तो उसमें हम क्या करेंगे कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इज ए मॉडिफाइड टिश्यू फ्लूइड, इट इज कंटेन्ड इन द वेंट्रिकुलर सिस्टम ऑफ द ब्रेन एंड ए सब एराकिनॉइड स्पेस अराउंड द स्पाइन, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड दोनों में फ्लो करेगा। CSF replaces lymph in the CNS similar to blood plasma composition, प्लाज्मा कंपोजिशन की होती है तो CSF करता है। लेकिन अब ये देखा गया कि लिम्फेटिक सिस्टम इज आल्सो प्रेजेंट इन द ब्रेन। उससे पहले 2015 से पहले ये कहा जाता था कि वहाँ पे कोई लिम्फेटिक सिस्टम नहीं है, लेकिन अब साबित हो गया है कि वहाँ पे मौजूद है। द बल्क ऑफ द CSF इज फॉर्म्ड बाय द कोराइड प्लेक्सस ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल, जो है 2 लेटरल वेंट्रिकल होते हैं जो फोर ब्रेन में बनते हैं, वो सबसे ज्यादा बनाते हैं। बल्क जो है CSF फ्लूइड की, कोराइड प्लेक्सस उनके अंदर वाली लेयर होती है वो बनाती है। एंड लेसर अमाउंट जो है वो कोई कोराइड प्लेक्सस ऑफ द थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल थोड़ी मकदार में बनाते हैं, लेकिन ज्यादा मकदार में जो बनती है लेटरल वेंट्रिकल 2 होते हैं ना, वो बनाते हैं। 2 लेटरल वेंट्रिकल, 1 थर्ड वेंट्रिकल एंड 4th वेंट्रिकल, और सेरिब्रल एक्वेडक्ट एक होती है जो इनके दरमियान मिड ब्रेन में पाई जाती है। बहुत बारीक होती है, अगर ब्लॉक हो जाए तो हाइड्रोसेफेलस हो जाता है बच्चे को, बच्चों में ज़्यादा हो जाती है, सर बड़ा हो जाता है, पानी की तरह फूल जाता है, तो उसमें फिर वो इसको निकालते हैं CSF फ्लूइड को और एक्वेडक्ट को क्लियर करते हैं, फिर वो दोबारा बहाल हो जाती है उसकी तबीयत। तो लिहाजा हेडेक्स के लिए भी CSF फ्लूइड को निकाला जाता है। बहुत सारे इसके फंक्शन है, आगे हम डिस्कस करेंगे। पॉसिबली इट इज आल्सो फाउंड बाय द कैपिलरीज ऑन सरफेस ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की सरफेसेस में भी बनते हैं। तो अब हम देखते हैं टोटल क्वांटिटी ऑफ CSF इज अबाउट 150 ml। जो टोटल क्वांटिटी है वो 150 ml होती है, जो मौजूद रहती है हर वक्त। इट इज फॉर्म्ड एट द रेट ऑफ अबाउट 200 ml पर आवर के हिसाब से स्पीड होती है, 5000 ml पर डे तकरीबन बनती रहती है। तो नॉर्मल प्रेशर ऑफ द CSF इज 60 to 100 mm ऑफ वाटर। साफ ज़रा कि इंट्राक्रेनियल प्रेशर होता है तो उससे ये मेजर कर सकते हैं, CSF फ्लूइड से आप कर सकते हैं। इसी तरह इंट्राऑकुलर प्रेशर होता है, जो आई का प्रेशर होता है, वो भी हम इंट्राऑकुलर प्रेशर भी मेजर कर सकते हैं।
इसी तरह अगर इंट्राक्रेनियल है, हेड का है, सर का है, तो वो CSF से पता कर सकते हैं कि कितना प्रेशर है, तो ये चेक किया जा सकता है। CSF पासिस फ्रॉम ईच लेटरल वेंट्रिकल, ये पासिस होगा लेटरल वेंट्रिकल से थर्ड वेंट्रिकल में जाएगा, क्योंकि 2 लेटरल वेंट्रिकल है, 2 लेटरल वेंट्रिकल आगे थर्ड वेंट्रिकल, थ्रू इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन ऑफ मनरो वहां से जाता है। थर्ड वेंट्रिकल से पासिस तो फोर्थ वेंट्रिकल में जाएगा, थ्रू सेरेब्रल एक्वेडक्ट के जरिए जाएगा, ये भी हम बताया मिड ब्रेन में से जो गुजर के जाएगा। CSF passes to subarachnoid spaces of the cerebrum and vertebral canal, यानी स्पाइनल कॉर्ड में भी जा रहा है, थ्रू मीडियल एंड लेटरल अपर्चर्स ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल तक भी पहुंच जाता है। सम ऑफ इट passes down central canal of स्पाइनल कॉर्ड। समटाइम हम स्पाइनल कॉर्ड से भी सिस्टर्नल जो है वो होता है, जहाँ से ब्रेन से हम बोरिंग करके उसको CSF को निकालते हैं हेड्रोसेफेलस में, या कोई और डिजीज होती है ब्रेन की। इसके अलावा जो है स्पाइनल कॉर्ड से अगर निकालें तो नंबर पंक्चर किया जाता है उसके लिए। CSF is absorbed chiefly through arachnoid villi and granulation and is thus drained into the cranial venous sinuses। कि CSF जब बनता है तो जाता कहाँ पे है, तो वो बता रहे हैं कि कैसे ये वापस चला जाता है, इसकी ड्रेनेज कैसे हो रही है। तो वो कह रहे हैं अराकोनॉइड विलाई होती है, ग्रेनुलेशन होती है, और वो ड्रेन करते हैं क्रेनियल विनस सिनोसिस के अंदर, उसको ड्रेन कर लेते हैं, यानी नया बनना शुरू होता है, इसको ड्रेनेज करके फेंकते रहते हैं, ब्लड के जरिए बाकी चीज़ों के जरिए निकल जाता है। इट इज़ ऑल्सो ऑब्जॉर्ब, कुछ पार्ट उसके बाद बॉडी में काम आते हैं, कुछ नीचे जो है ना ब्लड के जरिए चले जाएंगे बॉडी में और एक्सक्रीट हो जाते हैं बॉडी से। इट इज ऑल्सो ऑब्जॉर्ब पार्टली बाई पेरीन्यूरल लिम्फेटिक्स अराउंड फर्स्ट, सेकेंड एंड एट्थ क्रेनियल नर्व भी इसको ऑब्जॉर्व करते हैं। ये नर्व्स के नाम जो बताया गया, फर्स्ट, सेकेंड, एट्थ क्रेनियल नर्व। इट इज ऑल्सो ऑब्जॉर्व बाई वेन्स रिलेटेड टू स्पाइनल नर्व भी इसको ऑब्जॉर्व कर लेती है, और उसके बाद नया बनता रहता है आपके सामने। CSF डिक्रीजेज सडन प्रेशर और फोर्सेज ऑफ डेलिकेट नर्वस टिश्यू, प्रेशर को कम करता है ये CSF नरिशेज नर्वस टिश्यू, फंक्शन के लिहाज से हम बात कर रहे हैं। नरिशन नर्वस टिश्यू को नरिशमेंट भी करता है, यानी उनको एनर्जी देता है, उनमें न्यूट्रिशन जो कंटेंट्स होते हैं ये भी पाए जाते हैं। और कुछ ये भी देखा गया है कि जो पीनियल ग्लैंड है, मेलाटोनिन जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करता है थ्रू CSF के थ्रू उसको डालता है, और वो जाकर पिट्यूटरी ग्लैंड तक जब गुजरेगा तो उसको भी कंट्रोल करेगा, जैसे ब्लड कंट्रोल करता है, एंडोक्राइन ग्लैंड काम करते हैं, तो CSF भी इसी तरह ब्रेन में इसका बड़ा रोल है, वो भी ब्लड का ट्रांसपोर्ट का काम करता है। ओनली CSF कम्स इन कंटेक्ट विद न्यूरॉन्स, सिर्फ न्यूरॉन्स में जो कंटेक्ट होता है CSF होता है, उसकी नरिशमेंट भी ये करता है। इवन ब्लड कैन नॉट डायरेक्टली कम इन कंटेक्ट विद न्यूरॉन्स, इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट एंड रिटर्न्स प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म टू विनस सिनेसिस में वापस लाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूरॉन्स कैन नॉट लिव विदाउट ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन फॉर मोर देन 3 to 5 मिनट्स, ये भी आपको पहले पता होगा कि रिवर्सिबल होती है, कुछ 3 to 5 मिनट्स के बाद इरिवर्सिबल हो जाती है, डैमेज, इंजरी हो जाती है। तो फिर क्या होगा, उसमें ग्लूकोज और ऑक्सीजन का देना जरूरी है। तो CSF फ्लूइड इज आल्सो प्रोवाइडिंग दिस वन, दीज आर कॉन्स्टेंटली प्रोवाइडेड बाय CSF, ये इसको दे रहा है। Pineal gland secretion reach pituitary gland via CSF. The major function of CSF is to cushion brain within its solid wall में रखना, वजन कम कर देता है, जैसे हमने पीछे बात की है 50 ग्राम तक वजन होता है, कुशन ये करता है। अगर CSF फ्लूइड ना हो तो फिर उसका 1500 ग्राम जो है वजन होगा ब्रेन का, और बंदा उठा नहीं सकेगा उसको, तो ये इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। ब्रेन एंड CSF हैव अबाउट सेम स्पेसिफिक ग्रेविटी so that brain simply floats in fluid, ये फ्लोट करता है, इसकी ग्रेविटी, स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है ना सेम होती है। There is no CSF ब्रेन बैरियर, इसका कोई बैरियर नहीं होता, जैसे कि हमने ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, इसका कोई ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं होता CSF का। So drugs can reach these neurons through CSF. CSF के जरिए जब हम इंट्राथीकल जो इंजेक्शन लगाते हैं, लंबर इंजेक्शन लगाते हैं, या वहाँ से फ्लूइड सैंपल लेते हैं CSF का, वहाँ से हम डायग्नोसिस भी कर सकते हैं, और वहाँ पे कोई इंजेक्ट भी कर सकते हैं जो डायरेक्ट ब्रेन में चली जाएगी ड्रग। इसके अलावा अगर ब्लड में करेंगे तो ब्लड, कुछ ऐसी ड्रग्स हैं जो ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती, वो हम देखेंगे ब्लड ब्रेन बैरियर होता क्या है, कैसे काम करता है, वो भी इसी का सवाल है, लास्ट क्वेश्चन होगा इसी फर्स्ट पार्ट का। देयर आर नो एंटीबॉडीज, जो है ये खास तौर पर क्या इन्होंने लिखा है, एंटीबॉडीज इन CNS
और एंटीबॉडीज जो है CNS में नहीं होती, मेकिंग इन्फेक्शन ऑफ ब्रेन वेरी सीरियस एंटाइटी। तो ये क्योंकि कुछ इसमें एंटीबॉडीज मौजूद होती है, माइक्रोग्लिया जो है वो काम करता है बेसिकली, समटाइम इन्फेक्शन भी इसमें ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट। ये इसकी जो फिगर है बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है, इसको क्लियरली आपने देखना है, उसकी फॉर्मेशन के बारे में आपको पता चलेगा। ये फॉर्मेशन, सर्कुलेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ CSF फ्लूइड, इसमें है लेटरल वेंट्रिकल्स, ये दो लेटरल वेंट्रिकल है, पहला है और ये इधर वाला राइट वाला और लेफ्ट वाला। इसके बाद ये क्राइड प्लेक्सेस ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल है, क्राइड प्लेक्सेस होती है, यहाँ से ये CSF बना रहे हैं। ये इसका फ्लो का भी पाथवे है, देखिए कैसे फ्लो कर रहे हैं, एरो जो शो कर रहे हैं फ्लो का पाथवे दिखा रहे हैं कि यहाँ पे CSF फ्लूइड में कैसे कैसे यहाँ पे देगा, और ये सारा ब्रेन जो फ्लो कर रहा होता है। इसके बाद थर्ड वेंट्रिकल है हमारे पास, ये इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिना है, अराकोनॉइड ग्रेनुलेशन है, सेरिब्रल एक्वेडक्ट है, ये छोटी सी डक्ट है, बहुत ये बंद भी हो जाती है समटाइम, ये बड़ी क्रिटिकल है। और फोर्थ वेंट्रिकल है, मीडियन अपर्चर है, छोटा सुराख होता है ये। इसके बाद कम्युनिकेशन विया लेटरल अपर्चर, ये कम्युनिकेशन छोटे छोटे अपर्चर होते हैं उनके साथ करता है। सेंट्रल कैनाल तो स्पाइनल कॉर्ड, ये जो जा रही हैं आगे कैनाल की तरफ जा रही हैं, तो ये कलर से दिखाया गया कि कैसे इनका फ्लो होता है। पूरे ब्रेन को इसने कुशन किया हुआ है, उठाते हैं, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। फोर्थ वेंट्रिकल, थर्ड वेंट्रिकल, लेटरल वेंट्रिकल, ये चार वेंट्रिकल्स होते हैं, कैविटीज़ होती हैं जो उसको फ्लो करवाती है। क्लिनिकल एनाटॉमी देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। CSF कैन बी ऑब्टेन्ड बाय लंबर पंक्चर, सिस्टर्नल पंक्चर, वेंट्रिकुलर पंक्चर, वेंट्रिकुलर के जो डायरेक्ट पंक्चर करके ब्रेन के अंदर बोरिंग करके वहाँ सिस्टर्नल पंक्चर भी उसमें किया जा सकता है। लंबर का मैंने बताया कि स्पाइनल कॉर्ड में पीछे से जो करेंगे वो होगा। लंबर पंक्चर इज द इजीएस्ट मेथड एंड इज कॉमनली यूज्ड। इट इज डन बाय पासिंग ए नीडल इन द इंटरस्पेस बिटवीन द थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल के दरमियान होगा, थर्ड और फोर्थ वेंट्रिकल के दरमियान स्पाइनल कॉर्ड। बायोकेमिकल एनालिसिस ऑफ द CSF ऑफ डायग्नोस्टिक वैल्यू इन वेरियस डिजीजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। CSF की वैल्यू, प्रोटीन कंटेंट अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो उससे पता चलेगा कि इसमें ब्रेन में कोई प्रॉब्लम है, पार्किंसन डिजीज है, कोई और है, उनको चेक किया जा सकता है। ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ फ्लो ऑफ CSF इन, या फिर हम इन्फेक्शियस डिजीज है, मेनिंजाइटिस है, इंसेफेलाइटिस है, उसको देखना चाहें तो ये डायग्नोसिस में बड़ा रोल अदा करता है। लेकिन इसकी टेक्निक्स आनी चाहिए, जो एक्सपर्ट होगा, एनेस्थीसियोलॉजिस्ट है या जो CNS का काम करेगा वो स्पेशलिस्ट होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए, क्योंकि उसमें डैमेज ना हो कोई भी नर्व, और जो ब्लड सप्लाई होती है स्पाइनल कॉर्ड में, ब्रेन में, वो स्पेसिफिक एरिया से वो उनको ड्रा करते हैं। Obstruction of flow of CSF in ventricular system of the brain leads to hydrocephalus in children and raised intracranial pressure in adults। ये पहले बता चुका हूँ इसके बारे में। अगर obstruction होगी तो हेडेक्स बढ़ जाते हैं, बच्चों में हाइड्रोसेफेलस हो जाता है। इसके बाद ड्रेनेज ऑफ CSF एट रेगुलर इंटरवल्स ऑफ थेरापेटिक वैल्यू इन मेनिंजाइटिस, अगर थोड़ी मकदार में कुछ निकालते रहे CSF फ्लूइड को बार बार, तो मेनिंजाइटिस में भी बड़ा रोल अदा करता है। सर्टेन इंटरेक्टेबल हेडेक्स होते हैं जो कि इनकी रीजन पता नहीं होती, अननोन एटियोलॉजी काज जिसकी पता नहीं होती, आर आल्सो नोन टू हैव बीन क्योर्ड बाय ए मेयर महज लंबर पंक्चर से उसको आराम आ जाता है विद ड्रेनेज ऑफ CSF। सिर्फ ड्रेनेज ऑफ CSF करते हैं तो उसका सर जो दर्द खत्म हो जाता है, ये भी एक टेक्निक है। इसके बाद ऑब्स्ट्रक्शन इन दी जो वेंट्रिकुलर वर्टिब्रल कैनाल प्रोड्यूसेस vertebral canal produces Froeh's syndrome या loculation syndrome इसे कहते हैं, which is characterized by yellowish discoloration of CSF, yellow हो जाता है, xanthochromia हो जाता है, below level of obstruction and its spontaneous coagulation after withdrawal due to high protein content इसमें जमा हो जाता है। This is also known as albumin cytologic dissociation हो जाता है, वहाँ पे albumin की मकदार जो है वो डिफरेंस हो जाती है। फिर हम देखते हैं सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड की बात करेंगे तो फ्लो कैसे होगा, उसका पूरा पाथवे बताया होगा। और ये जो है नॉर्मल वेंट्रिकल्स हैं, ये हाइड्रोसेफेलिक जो वेंट्रिकल है, जो बच्चों में केस मैंने आपको बताया था, हाइड्रोसेफेलस का अगर हो जाए CSF फ्लूइड लेंगे तो उनको आराम आ जाता है। ये पाथवे फॉर्म्स इन लेटरल वेंट्रिकल में बनता है CSF फ्लूइड, इंटरवेंट्रिकुलर फोरामिन में जाएगा, थर्ड वेंट्रिकल एक्वेडक्ट ऑफ मिड ब्रेन, फोर्थ वेंट्रिकल में ट्रैवल करेगा। फिर 3 अपर्चर्स होते हैं, 1 मीडियन एंड 2 लेटरल, और इसके बाद सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड में चला जाएगा। इसके ओपन के बाद
ये subarachnoid space around spinal cord and cauda equina, last portion of the spinal cord, जिसे cauda equina कहा जाता है। ये horse tail भी कहा जाता है, टेल की तरह होता है ना। वेन्स ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड है। इसके बाद हमारे पास ओपन इन सेरेब्रोमेडुलरी सिस्टर्न है एंड पोंटाइन सिस्टर्न है। सबएराकोनॉइड स्पेसेस इन द क्रेनियल कैविटी। टेंटोरियल नॉच ये मौजूद होती है जहाँ पे ये करते हैं। इंफीरियर सरफेस ऑफ द सेरेब्रम है। सुपीरियोलेटरल सरफेस ऑफ द सेरेब्रम है। अराकोनॉइड ग्रेनुलेशन है, अब्जॉर्प्शन है, सुपीरियर सैजिटल साइनस है। ये इनका पूरा पाथवे बताया गया, फ्लो चार्ट बताया गया। So this has been finished. Very long, lengthy lecture is here. So thank you very much for listening, for your attention. If you have any question, please write in the comment section. I will discuss or explain. Inshallah, second part will be downloaded soon. Inshallah. तो उसमें भी अगर कोई इशू होगा तो आप डिस्कस करें, उनके बारे में हम पूछेंगे और प्रॉपरली इसको देखें। ये पहला पार्ट वेरी इसेंशियल, वेरी क्रिटिकल। इसके बारे में अगर आपने अंदाज़ा लगा लिया CNS के बारे में, आपको फुली तौर पे पता चल जाएगा कि टोटल में क्या क्या चीज़ें होती हैं और कैसे ये काम करेगा। क्योंकि छोटी से चीज़ों से बड़ी चीज़ों की तरफ, कम्प्लेक्स की तरफ हम जाएंगे। चलें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।